यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। अजर्शन और रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो इनको हम मुश्किल प्रश्न मानते हैं क्योंकि ये लेंदी होते हैं, है ना। तो समझते हैं कहानी क्या है। एक बार आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे आगे के। जो 31 क्वेश्चंस हैं आपके, सारे नए क्वेश्चंस हैं। एक दो ही मिलेंगे मुश्किल से जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, लेकिन नए क्वेश्चंस हैं। मतलब पैटर्न वही है जैसा पेपर में आता है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम आपके सामने अजर्शन रीजनिंग के मिलते हैं 30 में से। सारे ही टॉपिक्स जो पूरा सिलेबस है आपका 30 मार्क्स का, कोशिश की गई है कि उनको कवर किया जाए। ठीक है बात। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में अगर हो रही है तो बता दो, नहीं हो रही है तो भी आप बता सकते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए भाई, फटाफट शुरू करें। हाँ, थोड़ा सा लेट लतीफ़ हम चल रहे हैं क्योंकि कई क्लासेस हो जाती हैं और आपको पता ही है मेरा चल रहा है रिटायरमेंट फेज़। तो देखो एक बार फटाफट से आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। गुड इवनिंग सभी को। क्वेश्चंस पे आते हैं। इसका जो पीडीएफ है, कई सारे पीडीएफ कल शेयर कर दिए थे टेलीग्राम पे, बाकी आज कर दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा अगर ना किया हो तो। और टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेट्स लर्न स्क्वाड, लेट्स लर्न के नाम से है, सर्च करेंगे लेट्स लर्न स्क्वाड या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 9,74,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। किसी भी फेक चैनल से प्लीज मत जुड़िएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। और बीपीएससी टीआरई 3 में जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। कोशिश रहेगी आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म आपको मिला है टेलीग्राम पे, कि जुड़ करके डिस्कशन हो। और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी शेयर कर भी दिया है अपना रिजल्ट। तो समझते हैं कहानी क्या है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, बताइए, जवाब दीजिए फटाफट से, फिर ही हम बढ़ेंगे आगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ, डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप पढ़ पाएं। लेंदी क्वेश्चंस होते हैं अजर्शन रीजनिंग के, किसी भी टॉपिक से आ सकता है। अभिकथन और कारण, ठीक। स्टेटमेंट 1, इसमें 3 स्टेप की प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करेंगे, है ना। वो 3 स्टेप प्रोसेस क्या है आपको पता होना चाहिए। आपको सिंपल जो है यहाँ पे चेक करना है क्या ए सही है, यानी अजर्शन सही है, ये जो कथन है क्या ये सही है। ये है स्टेप 1। पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, इससे डरना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन से आपने घबराना नहीं है। क्या ये सही है, यस और नो, क्या ये सही है या नहीं है। जब ये आप चेक कर लें, फिर आप स्टेटमेंट चेक करते हैं, एस जिसको कह रहे हैं, या आर रीजन कह देते हैं। स्टेटमेंट तो ये अपने आप में है, इसका कारण सही है या नहीं है। कारण एज अ स्टेटमेंट अपने आप में सही है या नहीं है, यस और नो, है ना। अगर ये भी सही है और ये भी सही है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है ना। ऐसा हो सकता है दो लोग आपस में अलग अलग सही हों लेकिन एक साथ सही ना हो। तो फिर आपको थर्ड स्टेप जो है वो लेना है, फाइनल स्टेप इस तरह के क्वेश्चंस में। क्या आर ए के लिए सही है। थर्ड स्टेप की जरूरत तभी पड़नी चाहिए जब आपको पता हो कि ए सही है, आर सही है, तो क्या दोनों एक दूसरे के लिए सही है। लेकिन अगर आपको शुरुआत में पता चल जाए कि ए गलत है और आर सही है, तो फिर थर्ड स्टेप पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक नहीं करनी फिर हमें, कि एक दूसरे के लिए सही है या नहीं है। वो 36 गुण नहीं मिलाने हैं कुंडली लगा करके, जितने भी लोग विश्वास रखते हैं जो भी है, ठीक। तो वो नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो लोग पहले ही सही नहीं है अपने अपने लिए ही, तो एक दूसरे के लिए सही तो क्या ही चेक करना, है ना। समझ पा रहे हो ना एग्जाम्पल से। तो ये एक कहानी है। और यहाँ पे अब आपको चेक करना है, इस बात से कवि का तात्पर्य ये है कि इस क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं। आदर्शन यानी पहला स्टेप ए चेक करना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैचुरेशन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस। यानी जो संज्ञानात्मक विकास होता है, दिमाग का विकास, संज्ञानात्मक मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं उनका जो विकास है, संज्ञानात्मक विकास पे ही पियाजे और वाइगोत्स्की ने थियोरी दी है। तो संज्ञान का विकास यानी नॉलेज को कैसे बनाते हैं, ये मेच्योरिटी यानी परिपक्वता और पर्यावरण दोनों की ही अंतःक्रिया से होता है। ये बात एकदम सही है। मेच्योरिटी का मतलब यहाँ हेरिडिटी से है, तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के इंटरेक्शन से आपके दिमाग का विकास होता है। हाँ, यही तो 2 फैक्टर्स हैं और तो कोई तीसरा है भी नहीं। तो ये तो बात ट्रू है। अब हम आर चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन पैसिवली रिसीव नॉलेज फ्रॉम देयर सराउंडिंग विदाउट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। यानी पियाजे कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो ज्ञान को पैसिवली यानी निष्क्रिय रूप से ग्रहण करते हैं ज्ञान का। बच्चे बताइए फटाफट से, क्या बच्चे निष्क्रिय रूप से ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, ये बताना है आपको।
तो प्याजे बच्चों को पैसिव बिल्कुल नहीं रखेंगे। प्याजे एक रचनावादी व्यक्ति हैं, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, चाहे प्याजे हो चाहे वाइगोस्की हो, दोनों में से कोई भी बच्चों को निष्क्रिय रखने की बात नहीं करेगा, इतना आपको पता होना चाहिए। तो आर तो हो गया गलत, थर्ड स्टेप पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब पहला सही है आर गलत है, खत्म, तीसरा स्टेप चेक ही नहीं करना। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना। जब दोनों सही हो या दोनों गलत हो, दोनों सही हो, तभी हमें थर्ड स्टेप पे जाना होता है, अदरवाइज तो नहीं। तो ए सही है, आर गलत है, कि दोनों जो आपका संज्ञानात्मक विकास है जिसपे प्याजे वाइगोस्की ने थियोरी दी है, वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट। हेरिडिटी हाईली रिलेटेड होती है मैचुरेशन जो है आपकी, आपके जेनेटिक्स से, आपकी हेरिडिटी से। तो इसको दूसरे शब्दों में हम मान सकते हैं कि हेरिडिटी की बात हो रही है। तो हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता आपके जेनेटिक्स से संबंधित होती है आपकी मैचुरेशन, परिपक्वता। दांत निकल रहे हैं, अपने आप निकल रहे हैं, आपकी हेरिडिटी में वो चीज कोडेड है, आपने कुछ नहीं किया दांत निकालने के लिए बच्चे के, ठीक। ये वाले दांत नहीं कि हंस के निकाल दिए, ठीक। फिर अगर हम बात करें एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट का रोल अगेन, फिर जितने भी जो भी न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, जैसी जलवायु में आप रह रहे हैं, दिल्ली में ना रहें बस जैसे हम रह रहे हैं, आंखों में इतनी जलन है एयर प्योरीफायर के बावजूद, जिसकी हद नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ही खतरनाक है इस समय पे, ठीक। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट, ये बात तो हम जानते ही हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञान के विकास में जितने भी काम दिमाग से होते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, जो भी काम दिमाग से होते हैं वो सब आपके यहीं आ जाएंगे। सीडीपी के नोट्स अपडेट हो गए या नहीं? हो गए, आज मैं चेक करके कल आपके साथ सीडीपी के जो अपडेटेड नोट्स हैं वो शेयर कर दूंगी। और प्याजे कभी भी, या वाइगोस्की भी कभी भी, प्याजे क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, निष्क्रिय नहीं रखेंगे बच्चे को, रखेंगे एक्टिव, प्याजे और वाइगोस्की दोनों ही, ठीक। वैसे भी जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव नहीं है वो गलत ही है, ठीक। सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक। हाँ, कोई कह रहा है कोई पसंद भी नहीं करेगा क्या? आ जाओ इधर, बहुत इधर उधर की बातें करते हो। असर्शन अगेन स्टेटमेंट है आपका, वाइगोत्स्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें पूरा सिलेबस ही रिवाइज हो जाएगा आपका इन क्वेश्चंस में, क्योंकि लगभग हर टॉपिक से आपको ये 31 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी असर्शन और रीजनिंग के, क्योंकि किसी भी टॉपिक से ये आ जाते हैं क्वेश्चन। तो अभिकथन की जब हम बात करें तो वाइगोस्की का संभावित विकास का क्षेत्र यानी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एम्फसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग, के सामाजिक अंतःक्रिया का महत्व है, सोशल इंटरेक्शन का महत्व है सीखने में, ये वाइगोत्स्की कह रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि ये बात सही है। हाँ, वाइगोस्की की थियोरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल अप्रोच, और ये किस चीज की थियोरी है? दिमाग के विकास की, सही है। रीजन क्या है इसका? ZPD रेफर्स टू द रेंज ऑफ टास्क्स अ चाइल्ड कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी असिस्टेंस। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम गलत है, क्योंकि ZPD डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो बच्चा स्वतंत्र रूप से अकेले कर सकता है और जो किसी की सहायता से कर सकता है, उन दोनों के बीच का अंतर ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो तीसरा स्टेप यहां पे भी फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों में से एक भी गलत निकल जाए तो फिर थर्ड तो चेक करना ही नहीं है कि इसके लिए सही है या नहीं है। थर्ड तो तब चेक करना है जब दोनों सही हो, A और R दोनों सही हो, तब थर्ड चेक करना है। तो C इज द राइट आंसर। अच्छा, एक चीज बताओ, वो जो पोडियम अभी बीच में रखा हुआ था उसके साथ आपको कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि उसमें मैं बीच में खड़ी हो जाती हूं, या फिर ऐसे बिना पोडियम के? तो एक ऑप्शन देंगे राहुल जिसमें आप लिखेंगे विद पोडियम, या विद और यस और नो लिख देना आपको कि पोडियम को रखें या नहीं रखें। पहले नो लिखना फिर यस लिखना, ऐसे ही सही है। हाँ, तो पहले कि पोडियम रखें या नहीं रखें, उससे दिक्कत होती है या फिर फायदा होता है? यस और नो, पोडियम रखें या नहीं रखें ये बताओ। नो, विदाउट, विदाउट, नो, यस, नो, बताओ एक बार। हाँ, बिग फैन ऑफ योर्स, अच्छा जी। और बताओ कुछ। हाँ, देखो एक बार थोड़ा स्लो बोला कीजिए। आप 0.5 कर लिया करो, इसकी जो स्पीड है कम करके, यूट्यूब में ऑप्शन होता है। अब इससे स्लो में क्या ही बोलूं, दिखाना कितने लोग क्या दे रहे हैं, मुझे दिखा दो ना, बातें बनानी है आपको भी। 64% कह रहे हैं नहीं लगाओ, मतलब आपको डिस्टरबेंस होता है उससे, ये मान लेंगे हम। तो यहाँ पे ए तो ट्रू था कि ZPD जो है वो सोशल इंपॉर्टेंस, एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग। हाँ भाई, ZPD के अंदर ही मोर नॉलेजेबल अदर आपको हेल्प देगा। स्कैप फोल्डिंग कहाँ दी जाएगी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर। भाई आपका दायरा है कि आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, तो कहाँ हेल्प दे रही हूं मैं? मोर नॉलेजेबल अदर हो गई आपके लिए CDP में, आपके ZPD के अंदर। ये जो हेल्प है की प्रोसेस है टेम्परेरी, इसको स्कैप फोल्डिंग कह रहे हैं। सब ZPD में सोशल इंटरेक्शन ही तो काम आ रहा है। तो ए तो ट्रू है बट R इज फॉल्स। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फटाक से जवाब देंगे और बताएंगे।
देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है असर्शन है यानी कथन, गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी बट कॉम्प्राइजेज मल्टीपल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेज। यानी गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत ये कहता है कि बुद्धि एकमात्र इकाई नहीं है। मतलब क्या हुआ इस बात का? एकमात्र इकाई नहीं है मतलब कोई सिंगल फैक्टर बुद्धि नहीं है, कोई आईक्यू स्कोर बुद्धि नहीं है कि एक सिंगल एंटिटी है कि हर जगह वही लागू हो जाएगी। अगर मैं मैथ्स में अच्छी हूं तो मैं म्यूजिक में भी अच्छी होंगी, और मैं आपके साइंस में भी अच्छी होंगी, और मैं हर चीज में ही अच्छी होंगी। यानी कोई एक आईक्यू स्कोर नहीं है, कोई एक सिंगल प्रकार नहीं है, कोई सिंगल एबिलिटी नहीं है, कोई सिंगल तत्व नहीं है बुद्धि। ये बात तो सही है, तभी तो उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस नाम की थियरी दी है, जिसको हम बहु बुद्धि सिद्धांत कहते हैं कि बुद्धि कई प्रकार की होती है ना। फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की 1983 में 1983 में इनकी बुक आई थी, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि, शुरुआत में 7 प्रकार की बात की थी, फिर आज की डेट में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, 8 प्रकार हैं बुद्धि के। इंडिपेंडेंट 8 अलग अलग प्रकार हैं। कोई म्यूजिक में अगर ए आर रहमान की बात करें तो उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, विराट कोहली की बात करें तो काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी, अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो लॉजिको मैथमेटिको यानी साइंस में वो अच्छे थे तो उनके अंदर वो पाई जाएगी। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग बुद्धि का प्रकार हो सकते हैं, और लोग अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आईक्यू स्कोर जिसका अच्छा है, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं आपका कि एक व्यक्ति है जो मैथ्स में अच्छा है तो वो हर चीज में अच्छा होगा। बुद्धि के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, ये कहते हैं आपके हार्वर्ड गार्डनर। रीजन क्या दिया है इस बात का? अब ये बात तो सही है, तो हमें अब आर भी चेक करना है। ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट इफेक्टिवली मेजर ऑल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस एज पर गार्डनर्स थियरी। जो पारंपरिक आईक्यू टेस्ट चले आ रहे हैं, आईक्यू का फॉर्मूला आपको पता है MA/CA × 100, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा कर दिया 100 से और आईक्यू स्कोर आ गया। यानी मानसिक आयु मतलब जिस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है। 12 साल का बच्चा है, दिमाग काम करता है 14 साल पे, नीचे लिखा 12 साल, 100 से कर दिया गुणा, आ जाएगा आईक्यू 133 या जितना भी आएगा, मतलब एवरेज से ऊपर है। तो ये जो ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट हैं, ये प्रॉपर तरीके से सभी प्रकार बुद्धि के माप लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। गार्डनर ने इस बात को एकदम सिरे से नकारा है कि जो आईक्यू टेस्ट है वो एकमात्र तरीका है आपकी बुद्धि के लेवल को बताने का, या बुद्धि के सारे प्रकार जो है आईक्यू टेस्ट माप लेगा, नहीं। आईक्यू टेस्ट जनरली वैसे तो कल्चर बायस होता है इनमें, यानी सांस्कृतिक बायस पाया जाता है। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज इसको डेवलप करती हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस उसमें होते हैं। दूसरा, आईक्यू टेस्ट में स्कोर उन लोगों का बेहतर होता है जिनकी एनालिटिकल एबिलिटी, विश्लेषणात्मक क्षमता बेहतर होती है। लॉजिकल एबिलिटी मैथ्स में, साइंस में अच्छे होंगे, एनालिसिस बेटर कर पाएंगे, है ना। मेरी एक फ्रेंड है, उनका आईक्यू 145 उन्होंने मेरे को बताया, और मैंने उनको यही बात एग्जैक्टली कही जब तक, क्योंकि मुझे पता था वो मैथ्स में अच्छी हैं, कि लॉजिकल एबिलिटी और मैथमेटिक्स अच्छा है उनका, एनालिटिकल एबिलिटीज अच्छी हैं, तो आईक्यू स्कोर उनका बेटर आएगा। फिर उन्होंने बताया कि हाँ 145 है, तो 145 का मतलब जीनियस वाला आईक्यू हो गया। तो आईक्यू, लेकिन आईक्यू सब कुछ नहीं है। हम यहां ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आईक्यू एक एस्पेक्ट को आपके देख रहा है, पूरी तरह से हर प्रकार की बुद्धि को नहीं कर लेगा कि आप म्यूजिक में भी अच्छे होंगे, आप साइंस में भी अच्छे होंगे। हो सकता है कि आपका आईक्यू स्कोर उतना अच्छा ना हो, लेकिन आप क्रिकेट में बहुत अच्छे हो, आपके अंदर काइंस्थेटिक एबिलिटी हो। बात सही है नहीं है? तो ये कहना कि सभी प्रकार की बुद्धि मेजर कर लेता है आईक्यू, तो एकदम गलत, बेवकूफीपूर्ण जो है कंक्लूजन होगा, बहुत बुद्धि वाला कंक्लूजन नहीं होगा। ये कहना कि बुद्धि जो है सिर्फ आईक्यू है, ठीक। तो ए तो सही है यहां पे, लेकिन आर गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सही है बात या नहीं है? ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि ये अपने आप में गलत हो गया ना। जो ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट है उन्हीं को अगर हम स्कूल, या सिर्फ गिफ्टेडनेस भी 3 प्रकार की है कि व्यक्ति इंटेलेक्चुअली ब्राइट हो सकता है, यानी पढ़ने लिखने में अच्छा हो सकता है, टैलेंटेड हो सकता है, किसी कोई विशेष टैलेंट हो सकता है व्यक्ति में, वो भी गिफ्टेड है, और क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की क्षमता हो सकती है, वो भी गिफ्टेड है। तो गिफ्टेडनेस या इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ हाई आईक्यू स्कोर नहीं है। ये बात गार्डनर कह रहे हैं और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो मॉडर्न सोच पे आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और बताइएगा। अच्छा, इस बीच एक क्वेश्चन और बता दो कि आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है और कब आया था ये, है ना। पेपर में क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रही हूं आपसे, कब करना पोल में जवाब, पहले यहां आ जाओ। फॉर्मूला नहीं पूछ रही हूं मैं आपसे, फॉर्मूला ऑफ आईक्यू किसने दिया, सूत्र किसने दिया, ये नहीं पूछ रही हूं। आईक्यू का कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय कहां से आया, किसने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, ये मैं आपसे पूछने का प्रयास कर रही हूं। फटाफट से बताएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू 1916 में, 1912 में दिया, 16 में तो फॉर्मूला आया, है ना। किसके द्वारा? विलियम स्टर्न नाम के व्यक्ति हैं। इस पे सवाल आ चुका है और असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में भी सवाल आ चुका है, सिर्फ 2018 में ही नहीं, तब तो वन लाइनर क्वेश्चन आया करते थे। विलियम स्टर्न नाम के व्यक्ति हैं, है ना। ये 2-3 बातें हैं, आज मैं बैच में भी समझा रही थी और अभी फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 1916 में जाकर के फिर आपका लुईस टर्मन कह देते हैं हिंदी में, लुईस टर्मन ने फॉर्मूला दिया किसका? आईक्यू का। बात सही है नहीं है? फटाफट से बताओ। ठीक, फॉर्मूला ऑफ आईक्यू देने वाले व्यक्ति हैं लुईस टर्मन।
आईक्यू का कॉन्सेप्ट, संप्रत्य आईक्यू होता क्या है, यह बात विलियम स्टर्न ने की है। मेंटल एज फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए, MA/CA × 100, यानी मावा से याद रख लेते हैं हम इसको, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा कर दिया 100 से। मानसिक आयु क्या होती है वो मिलेगी पेपर में, या फिर निकालने को कहेगा, बाकी दो चीजें दी होंगी और तीसरी आपको निकालनी होगी। तो या तो आईक्यू पूछ लेगा या फिर आपको मानसिक आयु दे देगा। मान लो 16 साल का बच्चा है जिसकी मानसिक आयु है 12 साल, तो इसका मतलब उम्र से पीछे चल रहा है बच्चा, तो 100 से कम आएगा आईक्यू औसत से। ठीक, तो ये जो मेंटल एज है ये दिया था एल्फ्रेड बिने ने 1908 के अराउंड। एल्फ्रेड बिने, ये 3 अलग अलग लोग हैं आईक्यू से जुड़े हुए, इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है वो दिया है एल्फ्रेड बिने ने, जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो दिया है इन्होंने विलियम स्टर्न ने, और फॉर्मूला ऑफ आईक्यू जो है वो लुई टर्मन ने दिया है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रही हो तो बता दो। अगेन मैं रिपीट कर देती हूं, कॉन्सेप्ट आईक्यू का संप्रत्य क्या होता है 1912 में विलियम स्टर्न ने बात की इसके बारे में। आईक्यू के फॉर्मूले की बात 1916 में लुई टर्मन ने की, और 1908 में सबसे पहले मेंटल एज की जो बात की, मानसिक आयु क्या होती है, यानी दिमाग किस लेवल पे काम कर रहा है, इसकी बात एल्फ्रेड बिने ने की, जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण भी दिया था, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस 1905 यानी 1905 में दिया था एल्फ्रेड बिने ने अपने सहयोगी थियोडोर साइमन के साथ मिलकर के। ठीक, फ्रांस की गवर्नमेंट ने इनको कहा था और इन्होंने बुद्धि पे काम करना शुरू किया। सबसे पहले बुद्धि पे बात करने वाले एक व्यक्ति थे सर फ्रांसिस गाल्टन करके, फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं उनको। यूपी टेट में क्वेश्चन आया था, आपसे क्या पता ना ही पूछे, बट फिर भी मैं बता देती हूं थोड़ा सा। ठीक, चलिए खैर आते हैं नेक्स्ट चीज पे। असर्शन क्या है, अभिकथन। आपका पूरा सिलेबस इसमें रिवाइज हो जाएगा क्योंकि सारे ही टॉपिक से ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, असर्शन और रीजनिंग के। फटाफट से देखते हैं। और ये 2 स्टेटमेंट का मतलब है आपके पूरी नॉलेज, पूरा सिलेबस ही रिवाइज हो गया, क्योंकि 2 स्टेटमेंट का मतलब है आपको 2 अलग अलग बातें पता होनी चाहिए, फिर उन दोनों का मैच होना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें अभिकथन की, तो अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, मॉरल डेवलपमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस दैट प्रोग्रेसेस थ्रू प्रिडिक्टेबल स्टेजेस। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से करना, नहीं तो इसमें आप लोग गलती करेंगे फिर। ठीक, तो अगर हम बात करें कोहलबर्ग के अनुसार, नैतिक विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो पूर्वानुमानित चरणों के माध्यम से आगे बढ़ती है। यानी मॉरल डेवलपमेंट की थियरी दी है, नैतिक विकास की सही और गलत क्या होता है, इसके सिद्धांत को नैतिक विकास कहते हैं, हम मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं कि झूठ बोलना जो है गलत बात है, सही सच बोलना सही बात है, ये सब मॉरलिटी के अंदर ही आएगा। इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, सार्वभौमिक, पूरी दुनिया में सेम चलता है, जो प्रिडिक्टेबल स्टेजेस में है। हाँ, 6 स्टेजेस दी हैं कोहलबर्ग ने और आपके 3 लेवल दिए हैं, ये बात यहां तक सही है। ए इज ट्रू, आर चेक करेंगे। कोहलबर्ग एक्नॉलेज्ड दैट मॉरल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एज डिफरेंट सोसाइटीज में एम्फेसाइज डिफरेंट वैल्यूज दैट अफेक्ट मॉरल रीजनिंग। यानी कोहलबर्ग ने स्वीकार किया कि नैतिक विकास संस्कृति से प्रभावित होता है, क्योंकि विभिन्न समाज नैतिक तर्क को प्रभावित करने वाले विभिन्न मूल्यों पर जोर देते हैं। यानी संस्कृति जो है, इसमें कलेक्टिविस्ट कल्चर है कुछ, जैसे भारत, तो हम बात करते हैं ना साथ लेके चलने की, कि हमारे माँ बाप होंगे, यहां इंडिया में कम है ये कल्चर इस चीज का, कि गलत माना जाता है कि माँ बाप को आप कहां छोड़ के आ रहे हैं, वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं, चाहे मजबूरी में। ये मैं एग्जांपल बहुत बार देती भी हूं, गांव में तो ये चीज बहुत कम देखने को मिलेगी, शहरों में फिर भी मिल जाएगी। चाहे मजबूरी में ही ध्यान रख रहे हो या घर में रख रहे हो माँ बाप को, लेकिन वो समाज के डर से रख रहे हैं। वो सही और गलत उनका है या नहीं है वो अलग कहानी है। लेकिन बाहर की कंट्रीज में 18 साल के बाद या रेयर है कि कोई आपको माँ बाप इवन बच्चों के घर में भी रहते हुए नजर आए, बुढ़ापा छोड़ दीजिए, वैसे भी जब वो अडल्ट हैं। तो ये कल्चर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, क्योंकि वहां व्यक्तिपरक कल्चर है, संस्कृति है, हमारे यहां कलेक्टिविस्ट है। ठीक, या और भी एशियन कंट्रीज जो हैं, जैसे कि आपका जो भी एशिया में जो बाकी कंट्रीज हैं, ये क्या हो गया, कल्चर स्पेसिफिक बात हो गई। कल्चर स्पेसिफिक बोले तो सांस्कृतिक, संस्कृति का सही और गलत पे प्रभाव पड़ेगा। सही और गलत क्या है, ये अलग अलग कल्चर में अलग अलग हो सकता है। स्टेजेस फिक्स हैं, लेकिन स्टेजेस 6 स्टेजेस हैं वो दुनिया भर में फिक्स हैं कोहलबर्ग की नैतिक विकास की। चाहे अमेरिका का बच्चा हो या व्यक्ति हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे जापान हो, चाहे कहीं का भी हो, दुनिया में 6 ही स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं। ये बात सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल स्टेजेस हैं, स्टेजेस फिक्स हैं, ये बात सही है। लेकिन कह रहे हैं रीजन में कि कोहलबर्ग एक्नॉलेज्ड दैट मॉरल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एज डिफरेंट सोसाइटीज में एम्फेसाइज डिफरेंट वैल्यूज दैट अफेक्ट मॉरल रीजनिंग। यानी जो कोहलबर्ग ने बाद में आते आते अपने करियर में ये बात मान ली थी, क्योंकि इस पे बहुत बहस हुई कि कल्चर का प्रभाव पड़ता है नहीं, ये तो कल्चर बायस थियरी दे दी आपने, इसको कहा भी जाता है, इसका क्रिटिसिज्म है, कल्चर बायस है ये थियरी। तो आई थिंक 48 कंट्रीज में और 27 कल्चर, ऐसा कुछ इन्होंने करके एक रिसर्च हुई और बाद में पता लगा स्टेजेस तो फिक्स हैं, लेकिन हाँ
अलग अलग कल्चर में मॉरल रीजनिंग जो है अलग अलग तरह से डेवलप हो सकती है। ये बात यानी कल्चर का प्रभाव पड़ता है, ये बात कोलबर्ग ने बाद में जाकर के मान ली थी, लेकिन इससे इस बात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि स्टेजेस चेंज हो जाएंगी। स्टेजेस तो फिक्स ही हैं, क्योंकि स्टेजेस का जो रोल है, ये कह रहे हैं क्योंकि पियाजे की थियरी से इंस्पायर्ड है। पियाजे की एक मॉरल डेवलपमेंट की भी थियरी थी, नैतिक विकास की, उस थियरी से इंस्पायर्ड। और पियाजे बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, दिमाग का विकास स्टेजेस में एज के साथ होगा अलग अलग, उसी हिसाब से यानी कॉग्निटिव मेच्योरिटी जो है, ध्यान से समझिएगा ये थोड़ा ट्रिकी है ना। कॉग्निटिव मेच्योरिटी जो है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हम कह रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव मेच्योरिटी यानी परिपक्वता, यानी दिमाग का विकास जो एज के साथ। आप देख रहे हैं पियाजे कह रहे हैं लॉजिक आएगा 7 से 11 में, तो 7 साल के बच्चे का तर्क अलग होगा, 17 साल का व्यक्ति जो है अलग तर्क देता है लव मैरिज को लेकर के, और 27 साल का व्यक्ति अलग तरह से देगा, है ना। तो ये क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेच्योरिटी पे बेस्ड है आपका कॉग्निटिव मॉरल रीजनिंग। जो मॉरल रीजनिंग है वो संज्ञान, आपका दिमाग कितना विकसित हुआ है। एक 16 साल का बच्चा जो है घर से गायब हो जाए, बच्चा क्या टीनेजर है वो, ना तो बच्चा है ना बड़ा है, तो वो इलोप हो जाए यानी वो भाग जाए, भाई साहब अपनी मर्जी से ही किसी के साथ रहना है, वो उसके लेवल का, उसकी एज का तर्क हो सकता है। उसकी एज में लॉजिक रीजनिंग सही और गलत की डिफरेंट होगी एक 27 साल के व्यक्ति से, है ना। तो ये क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस्ड है थियरी। जैसे जैसे दिमाग विकसित होगा वैसी ही नैतिक तर्कणा होगी आपकी। नैतिक तर्कणा क्या है, सही और गलत क्या समझते हैं आप, आपका सही और गलत आपके कॉग्निटिव मेच्योरिटी पे बेस्ड होगा कि जितना आपका दिमाग थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जिस तरह से करता होगा उसी हिसाब से आपकी सही और गलत की डेफिनेशन या तर्क बनेगा। बात सही है नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि बेशक कल्चर का प्रभाव है लेकिन स्टेजेस तो फिक्स रहेंगी। क्यों रहेंगी, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस्ड है थियरी, और कॉग्निटिव मेच्योरिटी डायरेक्टली रिलेटेड है मॉरल मेच्योरिटी से। जिनको ये शब्द खराब लग रहे हो, मॉरल मेच्योरिटी, कॉग्निटिव मेच्योरिटी, पूछे जा चुके हैं पेपर में, ठीक है ना। तो इन बातों को समझना है। संज्ञानात्मक परिपक्वता पे आधारित है या संज्ञानात्मक विकास पे आधारित है आपकी नैतिक तर्कना या नैतिक तर्क करना। नैतिक तर्क, मॉरल रीजनिंग वो चीज है जिसके आधार पे आप कोई डिसीजन लेते हैं सही और गलत का, कि अगर किसी को लग रहा है कि चोरी करना सही है तो उसके पीछे उसने कुछ तर्क लगाया होगा, अरे देखो दुनिया में ये हो रहा है, फलाना देखो कितना बुरा करते हैं ये लोग, है ना, तो हम ये कर सकते हैं, चोरी करके काम चला सकते हैं क्योंकि मुझे तो खाना नहीं मिल रहा, सबको मिलना चाहिए खाना। तो एक चोर के मन में भी कुछ तो तर्क होता ही है ना। तो वो मॉरल रीजनिंग डिसाइड करती है कि आप क्या डिसीजन लेंगे, लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे, ठीक। तो ये मॉरल रीजनिंग बेस्ड होती है आपका दिमाग का विकास कितना हुआ है, जो कि पियाजे की थियरी में बात हुई है। तो ये पियाजे की थियरी से इंस्पायर्ड है, कोलबर्ग की थियरी। तो यहां पे अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है, यानी हम निष्कर्ष अगर निकालें यहां पे तो एक चीज समझ में आती है कि जो कोलबर्ग हैं उनकी मॉरल डेवलपमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ये बात तो सही है। रीजन क्या दिया है इसका, कोलबर्ग एक्नॉलेज्ड दैट मॉरल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, यानी संस्कृति से प्रभावित है, इतनी बात भी सही है। एज डिफरेंट सोसाइटीज में एम्फेसाइज डिफरेंट वैल्यूज दैट अफेक्ट मॉरल रीजनिंग, ये बात भी सही है, लेकिन ये इसका सही रीजन नहीं बन पाएगा, है ना। ये जो आर है इसका सही रीजन नहीं बन पाएगा। दोनों बातें अपनी जगह सही है यहां पे। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसे, इसको एक और बार समझेंगे, मुझे पता है कंफ्यूजन आप लोगों को हो रही होगी। कितने लोग सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं बताना जरा। 14% दे रहे हैं सिर्फ, और ज्यादातर लोग कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं, ए ना। हाँ देखो यहां पे बात हो रही है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया में स्टेजेस सेम है, बिल्कुल सही है जी। रीजन क्या है इसका, कोलबर्ग एक्नॉलेज दैट मॉरल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एज डिफरेंट सोसाइटीज में एम्फेसाइज डिफरेंट वैल्यूज दैट अफेक्ट मॉरल रीजनिंग। दो अलग बातें हो रही हैं। एक जगह पे बताया है दुनिया भर में स्टेजेस सेम है, दूसरी जगह पे बताया कि कल्चर का प्रभाव पड़ता है। तो ये दो अलग बातें हो रही हैं। ये इसका रीजन नहीं है कि कल्चर का प्रभाव पड़ता है इसलिए दुनिया भर में सेम है स्टेजेस, फिर तो सेम नहीं होनी चाहिए थी। सेम क्यों होनी चाहिए थी अगर कल्चर का प्रभाव पड़ता है तो वो उन्होंने माना है, लेकिन उन्होंने स्टेजेस पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है, कल्चर का बेशक प्रभाव पड़ता है लेकिन स्टेजेस सेम रहती हैं, क्योंकि कॉग्निटिव मेच्योरिटी से मॉरल रीजनिंग आ रही है। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। मुश्किल चीज है, हलवा वाली चीज ये नहीं है, मतलब मुश्किल एज इन नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा घुमा के समझना पड़ेगा, दो अलग चीजें हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर कोलबर्ग की हम मॉरल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस देखें, 3 लेवल हैं, हर एक लेवल पे, हर एक स्तर पे 2 चरण हैं, देख भी लिया करो, है ना। तो अगर हम बात करें यहां पे तो 2 चरण है हर एक स्तर पे। पहला लेवल है जो लगभग आपका जो 10 साल तक का बच्चा लगभग इसमें रहता है, कि वो पहले लेवल पे सिर्फ कॉन्सिक्वेंस देखता है कि अगर किसी चीज से डांट पड़ेगी या पनिशमेंट मिलेगी तो वो काम गलत है, जिस चीज से पनिशमेंट ना मिले वो काम सही है, ठीक। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी पहले में वो रूल्स को फिक्स मानता है और दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। सेकेंड है आपका वो म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, मतलब मैंने तेरे को लंच खिलाया है, तुझे भी मुझे कल लंच खिलाना पड़ेगा, टिट फॉर टैट है। तूने मेरे पेंसिल लिए, मेरे को पेन दे अब, है ना। ये है
टिट फॉर टैट, यू स्क्रैच माई बैक एंड यू आई विल स्क्रैच योर्स, गिव एंड टेक है बेसिकली सेकंड पे। फिर आता है आपका थर्ड और फोर्थ स्टेज जो लेवल 2 के अंदर आती है। यहां पे गुड बॉय नाइस गर्ल जो थर्ड स्टेज है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की उसको शाबाशी मिलेगी, आपके माँ बाप आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, प्राउड महसूस करेंगे, इसलिए आपको कोई काम करना है। तो ये थर्ड स्टेज है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। सारे लोग यहीं खेलते रहते हैं, बहुत ज्यादातर लोग, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स स्टेज पे तो 10-15% लोग मुश्किल से दुनिया के पहुंच पाते हैं, नहीं तो तारीफ में ही जी करके निकल जाता है काम। नेक्स्ट है फोर्थ, रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी, यानी ये जो सेकंड लेवल है बेसिकली, सिर्फ तारीफ नहीं फोर्थ स्टेज भी है, यानी आप रूल्स आर फिक्स्ड, लॉज आर फिक्स्ड, तो नियमों का पालन करना है, ये है फोर्थ स्टेज। नो मैटर वॉट, आपको रेड लाइट नहीं ब्रेक करनी चाहिए क्योंकि वो नियम का उल्लंघन है। फिफ्थ स्टेज में आप, ये है लेवल 3, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ लेवल 3 हो जाएगा, कंसीडरिंग इंडिविजुअल राइट्स। आप समझने लगते हैं ठीक है नियमों का पालन होना चाहिए, लेकिन नियम बने किसके लिए हैं? हम ही लोगों के लिए बने ना, तो जरूरत पड़े तो नियमों को बदला जा सकता है, इसीलिए प्रोटेस्ट होते हैं दुनिया भर में, इसीलिए जो वो किसान आंदोलन हुआ था और आपने देखा वो लॉज वापस लिए गए, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका। तो ये क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको, जहां पे आप इंडिविजुअल राइट्स का भी, व्यक्ति के भी अपने अधिकार हैं, बेशक समाज का एक नियम है। सिक्स्थ स्टेज हाईएस्ट है कि आप यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यहां पे लिखी नहीं है मैं वैसे ही बता रही हूं कि एब्स्ट्रैक्ट लॉज हैं यहां पे, कि आप एक व्यक्ति पूरे समाज से लड़ जाएगा, नेल्सन मंडेला हो, महात्मा गांधी हो, एक बड़े बेटर गुड के लिए कि ज्यादा लोगों का भला होगा, तो व्यक्ति अपने बारे में भी नहीं सोचता। ये एक बेसिक सी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वो आता है आपका क्वेश्चन कि एक व्यक्ति हैं जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार फालतू जगह पे पैसा बर्बाद कर रही है, इसलिए मैं टैक्स नहीं भरूंगा चाहे कुछ हो जाए। वो थर्ड लेवल पे हैं, मॉरलिटी के तीसरे स्तर पे हैं। इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, बहुत लंबी कहानी हो गई, नहीं तो ये रात भर चलेगा सेशन, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े होते ही लेंदी हैं और पूरा सिलेबस ही इसमें रिवीजन में आ रहा है। असर्शन क्या है, यानी स्टेटमेंट, अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट इन विच दे ग्रो अप, यानी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, यानी मानसिक विकास, बौद्धिक विकास भी आप इसको कह सकते हो। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम क्या क्या कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव तो कह ही रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आज चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, जिस तरह के प्रश्न आप पूछ रहे हैं, जिस तरह की थिंकिंग भी आपकी उससे प्रभावित होगी, रीजनिंग भी आपकी उससे प्रभावित होगी। तो हाँ, एनवायरनमेंट जो है आपके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। ये बात एकदम सत्य घटना पर आधारित है, यानी ट्रू है। रीजन क्या है इसका, भाई आप कैसे स्कूल गए हैं, कैसा आपको मेंटली चैलेंजिंग कुछ चीजें मिली हैं करने को या नहीं। फिर आते हैं रीजन क्या है इसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज लार्जली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड द एनवायरनमेंट डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इट। कह रहे संज्ञानात्मक विकास काफी हद तक एक जैविक प्रक्रिया, यानी हेरिडिटी से ही प्रभावित है, इसमें एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है। अब ये जस्ट ऑपोजिट बात हो गई इसकी, एनवायरनमेंट का रोल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल है, और क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफी हद तक प्रभावित होता है आपके एनवायरनमेंट से, जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं। बेशक आपको मान लो आईक्यू अच्छा मिला है, लेकिन आपको माहौल ही अच्छा नहीं मिला, आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, इन सबको बेहतर होने का मौका ही नहीं मिला। आपको वो स्कूल नहीं मिला, आपको वो माहौल नहीं मिला जहां चर्चा का माहौल मिलता। आप कहां से साइंटिस्ट बन जाएंगे, कहां से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएंगे, यदि वो उस पूरी प्रक्रिया से ना गए होते, पढ़ाई नहीं की होती। तो एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू। तीसरा स्टेप खत्म ही हो गया कि आपको आर ए के लिए सही है या नहीं है, वो तो चेक ही नहीं करना, क्योंकि दोनों में से एक भी गलत निकल गया तो थर्ड स्टेप पे जाना ही नहीं है। सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है इन क्वेश्चंस को करने की। चेक करो ए सही है, अच्छा ए सही है, फिर आर सही है। अगर आर सही है तो क्या थर्ड स्टेप है आर ए के लिए सही है। ये 3 स्टेप हैं। अगर दोनों सही नहीं है तो फिर तीसरे स्टेप पे जाना ही नहीं है। सिंपल, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 1 नंबर आपको दिला देगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, स्टेटमेंट है ए, अ गुड टीचर मस्ट पोजेस द एबिलिटी टू क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फियर, यानी एक अच्छे शिक्षक में सकारात्मक कक्षा वातावरण क्रिएट करने की या बनाने की क्षमता होनी चाहिए। यानी जहां माहौल अच्छा हो, कॉन्ड्यूसिव हो। इस पॉजिटिव को अगर मुश्किल बनाना हो क्वेश्चन को तो कॉन्ड्यूसिव लिख सकते हैं। समृद्ध वातावरण क्रिएट करने की, बनाने की क्षमता होनी चाहिए। समृद्ध वातावरण की रचना करने की क्षमता टीचर में होनी चाहिए, यानी जहां बच्चे को इंटरेस्ट आए, बच्चा अपनी बात कह पाए, मोटिवेटेड भी होगा फिर। तो ये बात तो सही है एकदम, अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए आपको, बच्चे को कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट देना चाहिए। ट्रू है ये बात। रीजन चेक करते हैं इसका।
आर क्या है? अ पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन इंप्रूविंग द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू लर्न। यानी एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण यदि कॉन्ड्यूसिव होगा, बेहतरीन होगा, बच्चे के पक्ष में होगा, जहां उसको फलने फूलने का मौका मिल रहा है, बच्चा अपनी प्रश्न पूछ सकता है, एक्टिविटी कर सकता है, अच्छा एनवायरमेंट है, तो इससे क्या होगा? हेल्प मिलेगी इंप्रूविंग द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू लर्न। बच्चों की सीखने की अभिप्रेरणा बेहतर हो जाएगी, यानी उनकी सीखने की इच्छा बढ़ जाएगी, आंतरिक अभिप्रेरणा भी बढ़ेगी, ओवरऑल मोटिवेशन बढ़ेगी, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। तो ये बात सही है। अगर अच्छा एनवायरमेंट है तो आपका उस क्लास में मन लगता है, जो क्लास में टीचर अच्छे से मेहनत करे। जैसे आप में से बहुत सारे लोग इस क्लास में भी कहते हैं ये बात। तो ए एंड आर दोनों ही सही है। ए इज ट्रू और आर इज ट्रू। क्या आर ए के लिए सही है? हाँ बिल्कुल सही है कि अगर पॉजिटिव एनवायरमेंट होगा तो बच्चों की इच्छा बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगी, मोटिवेटेड होंगे सीखने के लिए, तो इसलिए करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मोटिवेटेड होंगे। सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सही है बात। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहना चाहता है कवि क्वेश्चन नंबर 7 में? आई मीन एग्जामिनर या क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति। देखिएगा एक बार। ए है अ चाइल्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड प्राइमरीली बाय द फैमिली एनवायरमेंट। यानी जो बच्चे का संवेगात्मक विकास है वो जो आपका पारिवारिक माहौल है उससे प्रभावित होता है। यदि बचपन में ही बच्चे ने घरेलू हिंसा, मारपीट, सेक्सुअल अब्यूज, इस तरह की चीजें अगर देखी हैं तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट गड़बड़ा जाएगा, यानी वो माहौल ठीक नहीं है उसके लिए। और यहां पे क्या होगा? प्रभावित होगा। ये बात सही है नहीं फैमिली से? क्योंकि सबसे पहले बच्चा परिवार में, फिर जाके वो स्कूल आएगा। रीजन क्या है? और परिवार ये जो प्राइमरी रीजन है सोशलाइजेशन का, सामाजिकरण का, कि समाज में कैसे रहते हैं, है ना। समाज के नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके परिवार से ही सीखता है वो सबसे पहले, बाद में जाकर के स्कूल सेकेंडरी में आएगा। बात सही है नहीं है? अब सेकंड जो रीजन है इसमें वो है द फैमिली प्लेज अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग द चाइल्ड्स फर्स्ट सोशल एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस। यानी परिवार बच्चे के पहले सामाजिक एवं संवेगात्मक अनुभवों को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यानी सेंट्रल रोल प्ले करेगी जो फैमिली है कि बच्चे के इमोशंस कैसे विकसित होंगे और वो सोशल सोसाइटी में कैसे बिहेव करेगा। अगर बचपन में सिखाया गया है नमस्ते करते हैं, बड़ों को पानी पिलाते हैं, है ना, आकर के पैर छूते हैं, तो वो वैसा बिहेव करेगा। स्कूल में भी उस तरह से फिर वो चीजें अडेप्ट करेगा। और इमोशनली यदि बहुत डरा हुआ है घर से ही, तो हो सकता है वो स्कूल में भी अपनी बात ना कहे, क्योंकि घर पे भी उसको अपनी बात कहने नहीं दी जाती। तो ये दोनों ही बातें सही हैं भाई। ये इसका रीजन भी है, सही बात है कि इन्फ्लुएंस करेगा। क्यों? क्योंकि पहला जो है सोशल इंस्टीट्यूशन है वहां पे जो परिवार है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। होपफुली आप सभी जो है यही जवाब दे रहे होंगे। आसान सा सवाल हो गया, ये तो सोशलाइजेशन से आसानी आते हैं सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट से समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं कर सकते क्वेश्चन, क्योंकि ये लेंदी होते हैं और पूरा सिलेबस 30 के 30 नंबर के लगभग सारे ही टॉपिक्स को शामिल किया है यहाँ पे, तो समझने में टाइम लगेगा, पेशेंस रखना। ठीक है, अब वैसे भी ज्यादा दिन बचे नहीं। आज क्या तारीख हो गई? 21-22 है आज, तो दिन ज्यादा बचे नहीं है। थोड़े दिन मेहनत कर लो लग के, मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ, है ना। आते हैं अभिकथन, यानी मैं कोशिश इस बात की कर रही हूँ कि डेली क्लास ले पाऊं, मंडे टू फ्राइडे एटलीस्ट। ठीक, तो कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइजेस एक्टिव लर्निंग एंड डिस्कवरी, यानी रचनावाद सक्रिय अधिगम और खोज पर बल देता है। कंस्ट्रक्टिविज्म नाम ही है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी चीज की, बिल्डिंग की नहीं, ज्ञान की कंस्ट्रक्शन, नॉलेज की कंस्ट्रक्शन, ज्ञान की रचना हो रही है। यानी बच्चा एक्टिव मिलेगा आपको। पियाजे और वाइगोस्की इसी से बिलोंग करते हैं। ये एक संप्रदाय है साइकोलॉजी का, यानी मनोविज्ञान का एक स्कूल है। ठीक, पियाजे जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं, जो बच्चे की एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी सामाजिक रचनावादी कहे जाते हैं। और इस कंस्ट्रक्टिविज्म पे पूरा सिलेबस और पूरी आपकी स्कूल की व्यवस्था आज के समय पे चल रही है कि बच्चे को सक्रिय रखो। बच्चा ज्ञान का नन्हा सृजन करता है, रचनात्मकता है, लिटिल साइंटिस्ट है पियाजे की भाषा में कहें तो, है ना। नॉलेज का कंस्ट्रक्टर है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है। ठीक, यानी सक्रिय निर्माता है ज्ञान का। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो एम्फेसाइज कर रहे हैं एक्टिव लर्निंग और डिस्कवरी पे, यानी बच्चा खोज करेगा, एक्टिव लर्निंग करेगा, तो सही है, बढ़िया है, बात तो सही है। रचनावाद और एनसीएफ भी आपका जो एक डॉक्यूमेंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, 2023 वाला भी है, 2005 वाला भी है। उससे पहले वाले तो हम पढ़ते नहीं है, 1988 1975 में था, उससे पहले। तो अगर हम देखें तो पूरा आपका एजुकेशन का जो सिस्टम है अभी कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही ज्यादातर बेस्ड है कि बच्चों को एक्टिव रखो। रीजन क्या है? और ये कंस्ट्रक्टिविज्म और क्या बातें करता है? कंस्ट्रक्टिविज्म एक तो ये थोड़ी 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूं, आपके पेपर में काम आएंगी आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन से 50 बातें आपको पता लगनी चाहिए। रचनावाद जो है वो बेसिकली ये कह रहा है ज्ञान की रचना करो, तो एक तो बच्चों को एक्टिव रखेगा। दूसरा, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे एक्टिव रखेगा, रिवॉर्ड पनिशमेंट से दूर रखना है। इसमें रिवॉर्ड या पनिशमेंट, या तो रिवॉर्ड के लिए कोई काम करना नहीं, पनिशमेंट के लिए कोई काम करना नहीं, यानी ना तो लालच में और ना डर से। ये दोनों ही इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। पियाजे और वाइगोस्की इन दोनों की ही बात करते हुए नहीं नजर आएंगे, क्योंकि वो रचनावादी हैं, है ना।
और क्या है, मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण, यानी सिखाना इसलिए ताकि जीवन से जोड़ पाए आप, बच्चे के लिए मीनिंगफुल हो लर्निंग, ना कि रोट लर्निंग हो। रट्टाफिकेशन से दूर ले जाएंगे, अर्थ निर्माण की बात करेंगे बच्चे को एक्टिव रख करके। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट रीजन क्या है इसका, कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू बी पैसिव लिसनर्स इन दी क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविज्म और पैसिव रखना बच्चे को, दोनों चीजें साथ में जाती ही नहीं है। बच्चा निष्क्रिय नहीं हो सकता, रचनावाद में बच्चा एक्टिव ही मिलेगा आपको। तो ये तो हो गया गलत। ए इज सही बट आर इज गलत, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो जो थर्ड ऑप्शन है वही सही है, बाकी यहां सही नहीं है। बात सही है नहीं है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की बात भी सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहना चाहता है, आराम से आज पढ़ लो, कल परसों छुट्टी रहेगी, मैं सीधे मंडे मिलूंगी फिर आपको रात को 9 बजे। असर्शन यानी कथन है, लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्टिवली एंगेज्ड इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। यानी जब छात्र सक्रिय रूप से क्रियात्मक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो अधिगम अधिक प्रभावी होता है। आपको पता है सीधा फंडा है, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। ठीक, तो लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्टिवली एंगेज्ड ऑन इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, यानी एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे हैं, एक्टिविटी करके सीख रहे हैं बच्चे, तो बिल्कुल सही है। लर्निंग बाय डूइंग होगी, करके सीख रहे हैं। जॉन डुई भी यही बात कर रहे हैं, पियाजे वाइगोस्की सब यही बात कर रहे हैं। ठीक, रीजन क्या है इस बात का, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी यही बात कर रही है, बच्चे को सेंटर में रखो। रीजन क्या है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज अलाउ स्टूडेंट्स टू मेक कनेक्शंस बिटवीन थियरी एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। यानी आप बच्चे को जो वो किताब में पढ़ रहा है और जो वो कर रहा है एक्टिविटी, जो वास्तविक दुनिया है उससे जोड़ दे रहे हैं। यही बात एनसीएफ कह रहा है आपका कि जो क्लासरूम की नॉलेज है वो बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर दो। सारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहेगी, सब यही कहेंगे जो बच्चे का भला चाहते हैं। तो ये बात सही है कि जो वास्तविक दुनिया है और जो किताबी सिद्धांत है वो दोनों जुड़ रहे हैं यहाँ पे। इसलिए बच्चे को एक्टिव रखो, हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराओ, उसको क्रियात्मक अधिगम कराओ, एक्टिविटी करके सीखे वो। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो बात यहाँ कही जा रही है इसी बात को सपोर्ट किया जा रहा है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी से क्या होगा, कनेक्शन बनेगा रियल वर्ल्ड और थियोरी के बीच में, इसलिए हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराओ। तो ए सही है, आर सही है, और आर ए के बारे में भी सही बात करता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहना चाहता है कवि, क्वेश्चन नंबर 10। तो 1/3 काम हमने खत्म कर लिया, 30 क्वेश्चन हमें करने हैं, एक मैं आपको एक्स्ट्रा में कराऊंगी, 31 क्वेश्चन करेंगे। फटाफट से जवाब दीजिएगा और फिर हम बढ़ेंगे आगे। असर्शन यानी स्टेटमेंट क्या है भाई, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन इज मोर इफेक्टिव देन स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। यानी शिक्षक केंद्रित निर्देशन जो है या पढ़ाना जो है जिसमें शिक्षक केंद्र में है वो कक्षा ज्यादा बेहतर है छात्र केंद्रित से। यानी जहां बच्चा सेंटर में, बच्चा एक्टिव होना हो, टीचर को एक्टिव होना है, ये एकदम बेहुदा बात है, खराब बात है ना। टीचर को नहीं, बच्चे को एक्टिव रखना है आपको, तो ये तो हो गया रॉन्ग। और ऐसा भी नहीं है कि आपको टीचर को नहीं रखना है एक्टिव, दोनों को एक्टिव रखना है। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा, जहां बच्चा सेंटर में है, या प्रोग्रेसिव एजुकेशन कह लीजिए आप, प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डीवी का नाम आप इसमें सुनते हैं हिंदी में और जॉन डुई हम अंग्रेजी में कह रहे हैं, उन्होंने लैब स्कूल्स खोले थे। ये क्या बात कर रहे हैं यहां पे, पूरा सिस्टम ही बात कर रहा है कि बच्चे और टीचर दोनों को एक्टिव रखो आप। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लैब स्कूल्स खोले थे, ठीक, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने की बात करते हैं जॉन डुई। तो यहां पे टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव है। टीचर, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन एक्टिव होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, टीचर एंड चाइल्ड दोनों एक्टिव हैं, बोथ आर एक्टिव। ऐसा नहीं सिर्फ बच्चा एक्टिव है, बच्चे को सेंटर में रख के सारी एक्टिविटीज प्लान हो रही हैं, लेकिन टीचर भी एक्टिव है, दोनों एक्टिव हैं। ग्रुप बने हुए हैं जहां बीच में टीचर भी है, कहीं पे जहां जरूरत पड़ती है टीचर भी एक्टिव है ना। टीचर सेंटर्ड वो जहां सिर्फ टीचर एक्टिव है, हमको बच्चा भी एक्टिव चाहिए और टीचर भी एक्टिव चाहिए। तो ये बात तो गलत हो गई कि टीचर सेंटर्ड रखो, ये तो गलत है, चाइल्ड सेंटर्ड चाहिए हमको। बच्चे की नीड, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग प्लान करो एक्टिविटी। रीजन क्या है, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन फोकसेस ऑन डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ कंटेंट एंड बेटर कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम। यानी शिक्षक केंद्रित जो कक्षा होती है वहां पे निर्देश सामग्री को प्रत्यक्ष वितरण हो सकता है उसका, यानी प्रत्यक्ष रूप से पास कर सकते हो आप कंटेंट को, बेहतर नियंत्रण होता है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में। ये बात सही है, दोनों फॉल्स नहीं है, जल्दबाजी में जवाब मत दो। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में डिसिप्लिन थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है आपको, क्योंकि बच्चों को बोलने की आजादी नहीं है, तो शोर शराबा कहां से होगा। ज्यादा कंटेंट डिलीवर हो जाए, जैसे लेक्चर मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड है जो अभी मैं यूज कर रही हूं, हालांकि मैं कोशिश कर रही हूं आपकी भी बातों को रखा जा सके, बट क्योंकि अभी समय और ये जो हमारा पूरा सिस्टम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इसमें ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच काम उतनी नहीं कर पाती है जितना हम कर सकते हैं, है ना, समय की कमी है। तो कम समय में ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकते हो आप लेक्चर मेथड में, जहां व्याख्यान दे रहा है टीचर एक जगह से खड़े होके, है ना। ज्यादा बच्चों को एक साथ टैकल किया जा सकता है। अभी आप 10,000 11,000 लोग देख रहे हैं तो एक साथ टैकल हो रहे हैं। यही अगर एक्टिविटी कराई जाए और 10-11 हजार लोग सामने बैठे हो तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा इंडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो
टीचर सेंटर्ड में ये चीज तो है कि डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ कंटेंट होती है, कि कंटेंट आप डायरेक्ट दिमाग में भर सकते हो या प्रदान कर सकते हो और कम समय में कर सकते हो, और कंट्रोल होता है क्लासरूम में क्योंकि टीचर के हिसाब से चल रही है बात। ये बात सही है, लेकिन ये बात यहां पे गलत है कि मोर इफेक्टिव होता है। टीचर सेंटर्ड मोर इफेक्टिव नहीं होता है। ये ट्रेडिशनल क्लासरूम है, पारंपरिक, जो परंपरा में पुराने समय से चला आ रहा था, हम आज के समय में इसको प्रमोट नहीं करते। बेशक इसमें ये फायदा है कि ये डिसिप्लिन ज्यादा रहता है, या फिर हम कहें कि कंटेंट डिलीवरी ज्यादा हो जाती है। तो ए इज फॉल्स, नहीं, ए इज फॉल्स। इफेक्टिव ज्यादा नहीं, ये नहीं है, प्रभावी नहीं है इसका मतलब ये। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। कितने लोग दे रहे हैं ये थर्ड ऑप्शन? मुझे नहीं लग रहा ज्यादा लोग, हाँ 40% लोग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, गर्मी लग गई मुझे, ज्यादा एनर्जी लगा दी। ये एसी एक बार चेक कराओ यार, इसकी कूलिंग उतनी अच्छी है नहीं, किसी भी एसी की अच्छी नहीं है। राहुल कौन से एसी लगवा दिए देखना है, और आवाजें इतनी करते हैं जिसकी हद नहीं है। रुको एक बार देखिएगा एक बार। तो ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्या कहना चाहता है फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, स्टेटमेंट यानी ए है जो कथन है, वाइगॉस्की एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉस्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। यानी बच्चे जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया करता है बच्चा, तो एक दूसरे से सीखते हैं, चाहे टीचर के साथ, चाहे अपने दोस्तों के साथ, चाहे परिवार में, यानी समाज में ओवरऑल। ये बात एकदम सत्य है। इनकी थियोरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच। समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके बच्चा दिमाग का विकास करता है। ये बात वाइगॉस्की की थ्योरी में साफ साफ कही गई है। रीजन क्या है? वाइगॉस्की's theory suggests that learning occurs in a social context and through interaction with more knowledgeable other। यानी आपसे ज्यादा जानने वाले लोगों के साथ यदि आप बातचीत करोगे या इंटरेक्ट करोगे तो क्या होगा? जैसे टीचर है, आपसे ज्यादा जानता है, सीडीपी में मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ, तभी आप सीख रहे हैं, है ना। ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हाँ, बहुत सारे लाखों लोग जो है हर साल पास होते हैं, 30 में से 30 मेरे भी आए हैं, आप लोग भी लेकर के आते हैं सीटेट में आराम से, पेडागोजी में आगे भी एग्जाम क्लियर करते हैं, और एक्सपीरियंस भी हो गया, 8 साल से डिस्कशन कर रही हूँ यूट्यूब पे। ठीक, तो अब ये क्या हुआ? जो आपसे ज्यादा जानता हो सकता है आप मैथ्स में मुझसे ज्यादा जानते हो सकता है आप इंग्लिश में आप मेरे से ज्यादा जानते हो, किसी भी और सब्जेक्ट में, है ना, हो सकता है कुकिंग आपको मेरे से बेहतर आती हो। ठीक, तो ये क्या है, जिस भी जगह पे जरूरत है वहां मोर नॉलेजेबल अदर आपको हेल्प करेंगे, तो क्या होगा? बेहतर सीख पाएंगे आप। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, मतलब सोशल इंटरेक्शन हो गया ना, हम दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। ठीक, आप किसी से मैथ्स पढ़ सकते हैं, कोई आपसे सीडीपी पढ़ सकता है, डिपेंड करेगा जिसमें आप अच्छे हैं, तो बेहतर लर्निंग होगी। दोनों ही बातें सही हैं। कि वाइगॉस्की कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण है। जी महत्वपूर्ण है। रीजन क्या दिया है इसका? वाइगॉस्की का सिद्धांत बताता है कि अधिगम सामाजिक संदर्भ में और अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से होता है। हाँ, इसीलिए जरूरी है जो सोशल इंटरेक्शन है। ठीक, सही है। ए जो फर्स्ट ऑप्शन है सही है, दोनों बातें सही हैं और सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से समझेंगे और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, कथन है, अ टीचर शुड फोकस ऑन प्रमोटिंग स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा का रीजन बाहर नहीं होता, जिसका रीजन बाहर ना मिले वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। दो प्रकार की मोटिवेशन होती है, एक इंटरनल, दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल को इंट्रिंसिक या आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, जिसका रीजन अंदर है। जैसे क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है मुझे मनोविज्ञान में, तो मैं किताबें पढ़ती हूँ, मेरे को कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, अवार्ड नहीं मिल रहा, आपको जितना पढ़ाना है उतना मैं, मुझे आता है, इतने साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर मैं फिर भी मनोविज्ञान या साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ तो मैं पढ़ूंगी। आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है, चाहे उससे कुछ मिले ना मिले, तो आप गिटार बजाएंगे। ठीक, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है जिसका रीजन बाहर नहीं है। फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आप इसको करते हैं, जॉय ऑफ लर्निंग, क्यूरियोसिटी, रीजन अंदर है इसका। ठीक, तो ये बात सही है। किसी को किताब पढ़ना पसंद है, वो किताब पढ़ रहा है, कोई पैसे थोड़ी मिल रहे हैं किताब पढ़ने के, अगर नहीं मिल रहे हैं तो आंतरिक हो गई। रीजन क्या है? इंट्रिंसिक। और हमें बच्चों में इंट्रिंसिक मोटिवेशन को पैदा करना है कि उनको सीखने के लिए सीखें, वो बाहर रिवॉर्ड के लिए ना करें, क्योंकि रिवॉर्ड के लिए एक टाइम पे बोर हो जाओगे आप। रोज चॉकलेट मिल रही है इसलिए पढ़ रहा है बच्चा, एक टाइम पे चॉकलेट से बोर हो जाएगा, फिर कोई नई चॉकलेट लानी पड़ेगी आपको। ठीक, रीजन क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन लीड्स टू मोर सस्टेन्ड एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। बच्चा खुद से स्व निर्देशित अधिगम की ओर जाता है और निरंतर करता रहता है कोई काम, अगर उसको सच में इंटरेस्ट है अंदर से। तो ए इज ट्रू और आर इज सही। क्यों? क्योंकि हमें सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सटर्नल मोटिवेशन है रिवॉर्ड के लिए, नंबर के लिए, प्राइज के लिए, साइकिल मिलेगी, फोन मिलेगा, फर्स्ट आएंगे, वो सब एक्सटर्नल मोटिवेशन है। उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन किसी काम को शुरू करने में तो ठीक है, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाते आप, यानी बहुत लंबे नहीं चल पाएंगे अगर बाहर के रीजन से मोटिवेटेड हैं तो। बात सही है नहीं है? तो इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन क्या है और रीजन क्या है? फटाफट से पढ़ करके जवाब आप लोग देंगे मुझे। ये है बेसिकली, ये कहता है कि
कथन है पनिशमेंट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रमोट डिसिप्लिन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी दंड देना बहुत अच्छा तरीका है अनुशासन को बना के रखने के लिए। खराब बात है, पनिशमेंट आपको नहीं देनी चाहिए। रीजन क्या है? पनिशमेंट टीचेस स्टूडेंट्स टू अवॉइड मिसबिहेवियर आउट ऑफ फियर। दोनों ही बातें गलत हैं। बोथ ए एंड आर फॉल्स। हम पनिशमेंट को सही नहीं मानते हैं कि अनुशासन को बढ़ावा देने का एक बहुत अच्छा तरीका, प्रभावी तरीका बिल्कुल भी नहीं, कोई अच्छा तरीका नहीं है। दूसरा कि आउट ऑफ फियर जो है बच्चे वो अवॉइड करेंगे मिसबिहेवियर को। तो आप जानते हैं जहां पे मार पिटाई भी होती है या होती थी पुराने समय में, आज भी कहीं कहीं होती है, लेकिन लीगल नहीं है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका साफ साफ मना करता है। आप मुर्गा मुर्गी आंखें दिखाना, है ना, मारपीट, ये सब नहीं कर सकते बच्चों के साथ। लेकिन जहां होती भी थी ऐसा नहीं है कि वहां पे मिसबिहेवियर नहीं होता था, आदी हो जाते हैं बच्चे टाइम के बाद। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर यहां पे कि ये दोनों ही बातें फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन फटाफट से समझेंगे। ये कहता है कि पियाजेज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर्स, यानी सभी संस्कृतियों में पियाजे के जो चरण हैं, वो जो 4 स्टेजेस हैं SPCF, वो सेम हैं, यूनिवर्सल हैं। भाई स्टेजेस सभी की, जो भी स्टेज दे रहा है आपको, वो स्टेज व्यक्ति, चाहे पियाजे हो, कोहलबर्ग हो, है ना, कोई और व्यक्ति हो, जो भी स्टेज दे रहे हैं, स्टेज थियरी जिसकी भी है, वो सारे यूनिवर्सल यानी अक्रॉस दुनिया में एक जैसी होगी। क्योंकि इंडिया के लिए अलग स्टेज बनाएंगे पियाजे, फिर अमेरिका के लिए अलग बनाएंगे, स्विट्जरलैंड से थे तो वहां के लिए अलग बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो सारी दुनिया में सेम मिलेंगे, यूनिवर्सल है। जो भी स्टेज दे रहा है, चाहे वो कोलबर्ग हो, पियाजे हो, ठीक, चाहे वो एरिक्सन हो, चाहे वो फ्रॉइड हो, ठीक। तो ये बात सही है, ट्रू है। रीजन क्या है इसका? पियाजेस थियरी फोकसेस ऑन द इनेट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन, नॉट ऑन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। यानी पियाजे का जो सिद्धांत है वो परिपक्वता की जो जन्मजात जैविक प्रक्रिया है उस पर केंद्रित है, ना कि सांस्कृतिक प्रभावों पर। यानी यूनिवर्सल है ये जो आपकी थियरी है, ये यूनिवर्सल है। और पियाजे की जो थियरी है वो फोकस करती है आंतरिक बायोलॉजिकल प्रोसेस पे, मैचुरेशन पे, नॉट ऑन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस पे फोकस नहीं है इस थियरी का। कुछ हद तक बात को सही माना जाएगा। इसका रीजन हम कह सकते हैं ये कि कल्चर को उतना महत्वपूर्ण उन्होंने नहीं माना है। जो थियरी है वो बेस्ड है, ऐसा नहीं कि सोशल एस्पेक्ट महत्वपूर्ण नहीं, मतलब है नहीं, शामिल तो है, लेकिन उसका जो रीजन है उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 ए है, अ टीचर शुड असेस बोथ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। 3 एस्पेक्ट होते हैं लर्निंग के, BS ब्लूम के अनुसार, ब्लूम टैक्सोनॉमी दी है उन्होंने कि 3 एस्पेक्ट में जोड़ दो लर्निंग को तो बेस्ट हो जाएगी। एक है कैप से, मैं इसको याद रखने को कहती हूं आपको, CAP कैप, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पक्ष, CAP कैप, ठीक है ना। ये 3 पहलू हैं, तीनों से जोड़ दोगे तो लर्निंग बेहतर होगी। यानी दिमाग, हेड, हैंड और हार्ट की शिक्षा भी कहते हैं इसको। तो यानी दिमाग, बच्चे की थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सबको, दिमाग को इन्वॉल्व करो। अफेक्टिव है उसके इमोशंस, यानी उसके हार्ट को, जो पेस्टोलॉजी कहा करते थे, संवेगात्मक कहेंगे इसको, है ना। कॉग्निटिव है संज्ञानात्मक, ठीक है बात। तो अगर हम देखें यहां पे तो दिमाग को एक्टिव कर दिया, हार्ट यानी इमोशंस को आपने जोड़ दिया बच्चे के। जब आप सिखा रहे हैं तो उसको ऐसे एग्जांपल दें जिससे उसका मन भी लगे, जिससे उसका दिमाग भी इन्वॉल्व रहे। और काइंस्थेटिक या साइकोमोटर कहते हैं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी यानी उसका हैंड भी इन्वॉल्व हो जाए, यानी वो एक्टिविटी भी करे, है ना, हैंड। तो 3H की शिक्षा कह देते हैं इसको, गांधी जी ने भी सपोर्ट किया। तो यहां पे ये बेस्ट लर्निंग हो जाएगी यदि ये तीनों को ही कनेक्ट कर दिया जाए तो बात तो सही है। तो यहां पे बात हो रही है कि टीचर शुड असेस बोथ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। यस जी, ट्रू है। रीजन क्या है? अफेक्टिव एस्पेक्ट यानी इमोशनल पक्ष जो है ऑफ लर्निंग आर इंपॉर्टेंट एज दे इन्फ्लुएंस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। बच्चा मोटिवेटेड रहता है क्योंकि उसके इमोशंस से कनेक्ट हो पा रही है लर्निंग। दोनों ही बातें सही है और दोनों रीजन भी है एक दूसरे का। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 50% काम आपका खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? असर्शन है कि अ चाइल्ड्स सेल्फ कॉन्सेप्ट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ देयर इमोशनल डेवलपमेंट। यानी बच्चे का जो आत्म की अवधारणा है, यानी मैं कौन हूं, वो अपने आप को कैसे परसीव करता है, मेरी क्या क्षमताएं हैं, वो खुद को कैसे देखता है, वो है बच्चे का सेल्फ का कॉन्सेप्ट। ठीक, उसके भावनात्मक विकास का एक अनिवार्य पहलू है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट। अब वो कैसा महसूस करेगा अपने बारे में, इसी से तो आएगा जैसे वो खुद को देखता है ना, कि मैं तो अच्छा हूं, बुरा हूं, ये कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। उसी से वो इमोशनल एस्पेक्ट को भी प्रभावित करेगा। बिल्कुल सही बात है कि वो अपने आप में अपने बारे में बुरा फील करेगा या अच्छा। रीजन क्या है इसका? सेल्फ कॉन्सेप्ट हेल्प्स अ चाइल्ड अंडरस्टैंड देयर रोल एंड आइडेंटिटी इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो सामाजिक पहलू में मान लो उसको लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूं, तो वो समाज में जाकर के अगर आप उसको कहो कविता सुनाओ तो वो सुना देगा, क्योंकि उसके सेल्फ के कॉन्सेप्ट में वो चीज सही है। तो ये बात भी सही है। दोनों ही रीजन जो हैं वो सही है और एक दूसरे के लिए भी सही है। कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे जाएंगे और देखेंगे स्कैप फोल्डिंग यानी वाइगॉत्स्की की कहीं ना कहीं बात हो रही है। फटाफट से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू
स्टेटमेंट कहता है असर्शन स्कैफोल्डिंग इज एन इंपॉर्टेंट टीचिंग स्ट्रेटेजी इन वाइगोस्कीज थ्योरी, यानी जो स्कैफोल्डिंग है टेम्परेरी हेल्प, बच्चे को क्यूज दे दिया आपने, यानी हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दी, हिंट दे दिया, जहां वो अटक रहा हो वहां आपने उसको मदद दे दी, ये स्कैफोल्डिंग है। मचान है कि आप साइकिल चलाना जब सिखाते हैं तो उतनी देर पीछे से पकड़ते हैं जब तक बच्चा खुद से नहीं करने लगता उस चीज को, तो ये जहां बच्चा अटके वहां मदद दे देना, तो ये बात तो ट्रू है, स्कैफोल्डिंग इंपॉर्टेंट है पियाजे की थियरी में। रीजन क्या है इसका? स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट दैट ग्रेजुअली डिक्रीजेस एज द लर्नर बिकम्स मोर कैपेबल। ये बात सही है कि स्कैफोल्डिंग वो सपोर्ट है जो धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे बच्चा ज्यादा करना सीख जाता है किसी काम को, यानी जहां आप अटक रहे हैं वहां मदद दी जाएगी, जैसे आप खुद करने लगेंगे, जैसे साइकिल चलाना खुद से शुरू कर दिया, पीछे जो व्यक्ति पकड़ करके भागता था वो छोड़ देगा पीछे से पकड़ना, तो टेम्परेरी हेल्प है, परमानेंट नहीं है। पेपर आप खुद ही देके आएंगे, मैं सिर्फ हेल्प कर रही हूँ, स्कैफोल्डिंग है। जैसे जैसे आप बेहतर नंबर लाने लगेंगे आप कहेंगे हाँ ठीक है अब तो हमें आता है, पेपर दे आएंगे। ठीक, तो ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है। ठीक है, इतनी बात। आगे बढ़ेंगे और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है। पार ढांचा जो आप कहना चाहें स्कैफोल्डिंग को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, असर्शन है, अ टीचर शुड अडॉप्ट अ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू मैनेज क्लासरूम बिहेवियर, यानी एक शिक्षक को व्यवहारवादी तरीके अपनाने चाहिए आपके क्लासरूम में डिसिप्लिन के लिए। व्यवहारवादी तरीके क्या है? पनिशमेंट देना, रिवॉर्ड देना, ये व्यवहारवादी, ये स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद एक स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ऐसे ही व्यवहारवाद भी। इससे आपको बचना है। आज के समय में व्यवहारवाद को हम बहुत बेहतर नहीं मानते कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट के डर से बच्चे को आप कंट्रोल में करो, ये गलत तरीका है। रीजन क्या है? बिहेवियरिज्म एम्फसाइजेस रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट विच आर इफेक्टिव इन शेपिंग स्टूडेंट बिहेवियर। ये बात सही है कि जो व्यवहारवाद है वो पुनर्बलन और दंड पे जोर देता है, और पुनर्बलन और दंड से क्या होता है? आप बच्चे के व्यवहार को शेप कर सकते हो। ये आपके एक व्यक्ति हैं बीएफ स्किनर, बुरहज फ्रेडरिक स्किनर, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, 20th सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट में से एक रहे हैं। स्किनर इज विनर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो रैट पे एक्सपेरिमेंट किए, पिजन पे एक्सपेरिमेंट किए, कबूतर पे, वो सब बहुत सक्सेसफुल रहे, और देखा गया कि अगर आपको किसी के व्यवहार को बदलना है तो रीइंफोर्समेंट देते जाओ, शेप हो जाएगा व्यवहार, जैसा आप चाहेंगे वैसा बदल जाएगा धीरे 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 धीरे, रिवॉर्ड और पनिशमेंट से। ये बात सही है, लेकिन हम इसको अपनाते नहीं है। बिहेवियरिज्म को हम एजुकेशन में नहीं मान रहे हैं आज के समय में। अच्छा ठीक, हालांकि हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी आज के समय में वो ये नहीं है। व्यवहार को छुड़वाने के लिए आदत, डलवाने के लिए आदत, हटवाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है, तो ये बात अपने आप में गलत नहीं है, ये गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज, ये थोड़ा मुश्किल हो गया आप लोग के लिए सीटेट के लेवल के हिसाब से। ए इज फॉल्स, बट आपको ये पता होना चाहिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करता है, जो बहुत अच्छा तरीका नहीं है व्यवहारवाद। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये कहा जा सकता है। थर्ड ऑप्शन इसमें सही है क्योंकि आर अपनी जगह पे सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 19। क्या कहता है भाई ये 19? क्वेश्चन नंबर 19। आज मैंने सोच लिया जितनी भी देर की क्लास हो पानी नहीं पिया जाएगा, पहले ये लेंथी क्वेश्चंस को ही कंप्लीट किया जाएगा। असर्शन क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस इन चिल्ड्रन। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास यानी दिमाग का विकास, सोचने समझने तर्क करने, इन सब का विकास, और नैतिक विकास, सही और गलत क्या होता है इसका विकास, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ये कहना गलत होगा क्योंकि पियाजे की थ्योरी पे बेस्ड है। जो पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि दिमाग का विकास जो होता है, तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे बेस्ड होती है मॉरल मैच्योरिटी, यानी सही और गलत आपका दिमाग का कितना विकास हुआ है उस आधार पे होंगे। यही बात हम कर रहे थे, कोहलबर्ग ने भी यही कहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस्ड है। जैसे जैसे एज के साथ आपका दिमाग का स्तर बेहतर हो रहा है, सही और गलत के निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो रही है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। इंडिपेंडेंट कहना गलत होगा। ये तो कह रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग चल रहा है और मॉरल डेवलपमेंट अलग चल रहा है, ऐसा नहीं है, रिलेटेड है। रीजन क्या है? वैसे भी विकास के सारे पहलू रिलेटेड होते हैं। रीजन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मॉरल रीजनिंग डेवलप सेपरेटली इन द चाइल्ड्स माइंड, ऐसा नहीं है। जो आपके तर्क है, देखो तर्क यानी रीजनिंग किसका पार्ट है? रीजनिंग पार्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं, तो रीजनिंग भी तो दिमाग से होती है। तो मॉरल रीजनिंग जो है वो दिमाग से नहीं संबंधित होगी, कि दिमाग का विकास जैसा हुआ होगा वैसी ही मॉरल रीजनिंग होगी आपकी, ठीक है ना। तो ये बात, इसीलिए आप अगर देखेंगे आज से 10 साल पहले जो चीजें आपके लिए सही थी, हो सकता है वो आज गलत हो, क्योंकि आपकी एज बढ़ गई, आपके दिमाग का विकास हो गया, आपकी रीजनिंग चेंज हो गई, आपकी थिंकिंग चेंज हो गई, तो सही और गलत भी चेंज हो गया। तो ये बात जो है आपकी गलत है कि सेपरेटली नहीं होते, ये रिलेटेड हैं। तो दोनों ही बातें गलत हो गई, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, दोनों ही गलत हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20वां सवाल क्या कहना चाहता है, फटाफट से समझेंगे। 20वां सवाल क्या कहता है भाई, पढ़ेंगे 10 सवाल और बचेंगे इसके बाद। ये कहता है, ए है यहां पे, अ टीचर्स फीडबैक शुड बी इमीडिएट टू मोस्ट इफेक्टिव, टू बी मोस्ट इफेक्टिव, यानी एक टीचर का जो
प्रतिपुष्टि है, फीडबैक है, वो सबसे प्रभावी तब होगा जब तुरंत दिया जाए, तत्काल दिया जाए कि आपने कुछ अच्छा काम किया, मैंने कहा वेरी गुड, शाबाश, ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि तभी आप बच्चा उसको करेक्ट कर लेगा जब जो काम हुआ है। ये बात सही है। रीजन क्या है? इमीडिएट फीडबैक हेल्प्स स्टूडेंट्स करेक्ट एरर्स एंड रीइंफोर्स करेक्ट रिस्पॉन्सेज प्रॉम्प्टली। ये बात सही है कि अगर आप तुरंत प्रतिपुष्टि दे रहे हैं तो त्रुटियों को सुधारने और सही प्रतिक्रियाओं को तुरंत सुदृढ़ करने में मदद मिलती है। यहां पे ये नहीं कहा गया कि कमी ठीक कर दो, फीडबैक की बात हो रही है। फीडबैक हो सकता है आप बच्चों को कहें अच्छा वेरी गुड शाबाश, तो अगली बार वो उस चीज को और दोहराएगा, इसमें अच्छा भी शामिल है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सही, देखिएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21वां सवाल क्या कहता है भाई? मोटिवेशन पे अगेन एक क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देंगे आप। 21वां सवाल है असर्शन स्टेटमेंट क्या है? मोटिवेशन इज अ स्टैटिक ट्रेट इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। यानी मोटिवेशन अभिप्रेरणा क्या है? एक बच्चे के विकास में एक स्थिर ट्रेट है, एक स्थिर लक्षण है। अगर मैं कहूं क्या मोटिवेशन स्थिर हो सकती है? मोटिवेशन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कोई भी दुनिया की प्रोसेस, चाहे वो डेवलपमेंट हो, लर्निंग हो, सोशलाइजेशन हो, सामाजिकरण जिसको हम कह रहे हैं, अधिगम हो, चाहे वो आपका विकास हो, चाहे आपका ये मोटिवेशन हो, कोई भी चीज जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो ऑनगोइंग होती है, वो फाइनल नहीं होती, प्रोडक्ट नहीं होती, प्रोसेस होती है। फिक्स नहीं हो सकती, स्टैटिक नहीं हो सकती, डायनेमिक होगी, परिवर्तनशील होगी, तभी तो प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस जिसके माध्यम से आप कोई काम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऑनगोइंग उसको बना करके रख पाते हैं। यानी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप मोटिवेटेड हैं सीटेट के लिए, फिर आपने स्टार्ट किया, आप बना के भी रखते नहीं यार पेपर आ रहा है, पढ़ते रहना है और अचीव करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया को जो 3 स्टेप प्रोसेस है, मतलब स्टेप तो इसमें 6 आते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन को तोड़ के मैं बता रही हूं आपको, तो ये प्रोसेस है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है फाइनल। तो प्रक्रिया ऑनगोइंग रहती है, स्टैटिक नहीं हो सकती, फिक्स नहीं हो सकती। हेरिडिटी स्टैटिक होती है, आनुवांशिकता। आपको जो जीन्स मिल गए मिल गए, जिस रंग की आंखें मुझे मिल गई मिल गए, मम्मी को जाके नहीं कह सकते मम्मी ये वाली पसंद नहीं है, दूसरी ला दो, वो तो हो गया है ना। जो बालों का रंग या बॉडी स्ट्रक्चर मिल गया, वो हेरिडिटी से तय हुआ है। एनवायरमेंट चेंज करते रह सकते हो, तो मोटिवेशन एनवायरमेंट में है, तो स्टैटिक नहीं है। जो आपका एनवायरमेंट है वो डायनेमिक कहा जाता है। तो कोई भी प्रोसेस डायनेमिक होगी, फिक्स नहीं होगी, स्टैटिक नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी, तो ये बात तो कहना गलत हो जाएगा। ठीक, रीजन क्या है इसका? मोटिवेशन लेवल्स इन चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। यानी बच्चों में अभिप्रेरणा का स्तर पुरस्कार और दंड जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन तो प्रभावित होती है ना। कि आपको कह दिया जाए कि इतने % नंबर ले आओ और फर्स्ट आ जाओ, यहां घुमाने ले चलेंगे, लाते हैं कई बार बच्चे फर्स्ट, आते हैं इस चक्कर में क्योंकि ये मिलेगा, है ना। गर्लफ्रेंड से शादी हो जाएगी इसलिए नौकरी कर लो, अब है तो एक्सटर्नल, लेकिन क्या है आपको, आप करेंगे वो काम। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट ऐसा नहीं है कि प्रभावित नहीं करते, पर करते तो हैं। देखो, तो ये तो सही हो जाएगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये हम कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 क्या कहता है भाई? प्रश्न संख्या 22 है। देखो, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, स्टेटमेंट है टीचर्स शुड एनकरेज रोट मेमोराइजेशन टू एंश्योर मास्टरी ऑफ कंटेंट। यानी शिक्षकों को विषय वस्तु पर महारत सुनिश्चित करने के लिए रटने की आदत को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी रट्टाफिकेशन लगा दो अगर मास्टरी चाहिए आपको कंटेंट में। तो मास्टरी नहीं आती है, मास्टरी आती है समझने से, कि आप मास्टर बन गए, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता हैं उस चीज के, पारंगत हो गए, तो रटने से मास्टरी नहीं आती है। रोट मेमोराइजेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स रिमेंबर फैक्ट्स फॉर एग्जाम्स एंड टेस्ट। ये बात सही है कि रटने की जो आदत है वो छात्रों को परीक्षाओं और परीक्षणों के लिए तथ्यों को याद रखने में मदद करेगी। जैसे मैं कई बार कहती हूँ कि भाई इसमें समझने का कम है, याद रखने वाली चीज है, फैक्ट्स हैं। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, उसको आप प्रॉपर समझना चाहो समझ लो, लेकिन नाम क्या है, याद रखने वाली चीज है, फैक्ट हो गया वो, ठीक है ना। कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 स्टेजेस हैं। ये 4 स्टेजेस हैं, ये अपने आप में फैक्ट है कि कितनी स्टेजेस हैं, 4। तो ये याद रखी जा सकती है, रोट मेमोराइजेशन से ये होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको प्रमोट करो, रट्टा लगवाओ, बिल्कुल नहीं। रटंत विद्या चलंत नहीं, मीनिंगफुल आपको लर्निंग देनी है, अर्थपूर्ण अधिगम, ना कि रोट लर्निंग, ठीक है ना। रियल लाइफ से जोड़ करके उसको मीनिंगफुल कहेंगे। तो ये बात लेकिन अपने आप में सही है कि फैक्ट्स याद रहते हैं रोट मेमोराइजेशन से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कहां से आया कुछ नहीं पता, बस याद है। तो ये क्या है? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भाई? 23वां सवाल फटाफट से पढ़ो। रचनावाद से, और रचनावाद से खूब सवाल आते ही हैं आपके। पियाजे और वाइगॉस की रचनावादी हैं, ये मैं बार बार आपको याद दिलाती रहूंगी।
A constructivist teacher focuses on students' prior knowledge when planning lessons. जब एक रचनावादी शिक्षक है जो प्याजे वाइगोस्की यानी बच्चे को एक्टिव रखने पे, सक्रिय रखने पे जोर देता है, तो वो लेसन प्लानिंग कर रहा है। टीचर क्लास में जाने से पहले लेसन प्लानिंग करेगा, आज ये पढ़ाना है, ऐसे ऐसे पढ़ाना है, ये क्वेश्चन टाइप हुए होंगे, उससे पहले निकाले गए होंगे, उसके बाद आपके सामने प्रूफ रीड किया होगा मैंने कि अच्छा कुछ गलती तो नहीं है, फिर आपके सामने आ रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल भी सोचे होंगे। हालांकि अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया तो नेचुरली आ जाता है, बट स्टिल करके जानी चाहिए लेसन प्लानिंग। बीच में कौन सी इमेज लगानी है, ये लेसन प्लानिंग का पार्ट है, पाठ योजना का पार्ट है। जिन्होंने रेगुलर बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ भी किया होगा टीचिंग ट्रेनिंग, उन्होंने लेसन प्लानिंग की होगी। 100 लेसन प्लान्स बनाने पड़ते थे, ठीक। जिन्होंने हवा में किया होगा उनकी बात अलग है, ठीक। तो अगर हम देखें यार, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज व्हेन प्लानिंग लेसन्स। जो पूर्व ज्ञान है बच्चे का, ओल्ड नॉलेज पे ही तो आपको नया ज्ञान बिठाना है, तो ये बात तो सही है, ये तो पॉजिटिव है, ट्रू है। रीजन क्या है इसका? कंस्ट्रक्टिविज्म बिल्ड्स ऑन द आइडिया दैट लर्निंग इज बेस्ट व्हेन कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। रचनावादी ये कहते हैं कि आप ओल्ड नॉलेज या वर्तमान ज्ञान पे नए ज्ञान को ऐड करिए, यानी जो आपको आता है, भाई नींव पे ही तो इमारत बनाओगे, बिना नींव के कैसे बनाओगे? उल्टा थोड़ी चलोगे कि छत से नींव की तरफ जाओगे। तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उससे उस पे अनुभव ऐड करके नए ज्ञान को आप जोड़ोगे। तो प्रीवियस नॉलेज से नए ज्ञान को, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है। ये बात सही है, दोनों बातें सही हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि क्यों करना चाहिए ऐसा? क्योंकि एग्जिस्टिंग नॉलेज से ही जोड़ करके नया ज्ञान बनाया जाता है। सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। आसान सा सवाल था, कई बार ये लेंदी होते हैं क्वेश्चन, बट बहुत बार आसान भी होते हैं, है ना। देखिएगा, फटाफट से आप दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है भाई? स्टेटमेंट है, इन लॉरेंस कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट्स टू, ये आया हुआ क्वेश्चन है, टू डिटरमिन वेदर दे आर गुड और बैड, टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड। यानी जो लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत है नैतिक विकास का, इसमें इस बात से कि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे कार्यों के परिणामों को समझने से लेके, यानी पहला लेवल है, मैंने बताया था ना, कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड है। अगर पनिशमेंट मिलेगा तो काम गलत है, पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो काम सही है। इसलिए आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि मम्मी डांटेंगी, इसलिए मम्मी की बात माननी, होमवर्क करना है। यहां से लेके और कहां पे पहुंचता है बच्चे का नैतिक तर्क कि नियम कानून लचीले हैं, हमारे लिए तो बने, अगर जरूरत पड़े तो नियमों में बदलाव कर सकते हैं। यानी अब उसकी लेवल चेंज हुआ है, पहले लेवल से वो सेकेंड और थर्ड लेवल पे पहुंच गया कि नियम कानून लचीले हैं, जो फिफ्थ स्टेज थी आपकी। तो ये बात तो ट्रू है, ऐसा होता है लॉरेंस कोलबर्ग की थियरी में, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है। इसका रीजन क्या है? लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस, के प्रगतिशील ढंग से बेहतर इस चरणों में जाकर के नैतिक विकास होता है, यानी एक एक स्टेज में चेंज होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा नैतिक विकास। तो जहां वो कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा था, आज वो व्यक्ति के राइट की बात करेगा, लचीलेपन की बात करेगा। तो ये स्टेजेस में होता है, ये बात प्रूव करती है, बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए ही हो रहा है क्योंकि प्रोग्रेसिव बढ़ते क्रम में जो है विकास हो रहा है, नैतिक विकास बच्चे का। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कितने लोग दे रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन राहुल? 91%, बहुत बढ़िया यार, आप तो अच्छा कर रहे हैं। तो अब उतने एक्सप्लेनेशन की मतलब थोड़ा कम कर सकते हैं लास्ट के 4-5 क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 25, आज कोलबर्ग को बहुत देर समझा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा और समझते हैं कहानी क्या है। ये कहता है, स्टेटमेंट है, स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज। यानी जिस संस्कृति से बच्चा आ रहा है, उस संस्कृति के ज्ञान को आपके स्कूल की पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। कि बच्चा जो त्योहार मनाता है, जो उसके घर पे काम होता है, जो भी उसका सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, उसको महत्वपूर्ण माना जाए। क्योंकि वाइगोस्की कह रहे हैं सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो लर्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे का बैकग्राउंड और बच्चा जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से, पर्सपेक्टिव से, बैकग्राउंड से आ रहा है, वो सीखने में महत्वपूर्ण है। बच्चा जो भी घर से लाता है वो सब महत्वपूर्ण है। एक शब्द में, एक लाइन में कहूं तो, चाहे वो उसका पूर्व ज्ञान हो, चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड से आ रहा है, जो भी त्योहार मनाता है, जो भी भाषा बोल रहा है, सब काम का है। बच्चा जो लेके आए वो सब अच्छा है। तो करिकुलम क्या है? करिकुलम में हर चीज आ जाती है, आपका सिलेबस भी, आपकी एक्टिविटी भी। आप स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, आप कोई रंगोली बनवा रहे हैं, आप कोई फेट लगा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है स्कूल में, वो सब करिकुलम का हिस्सा है। कदम रखने से लेके बाहर निकलने तक सब कुछ करिकुलम है। सिलेबस जस्ट एक पार्ट है करिकुलम का, सिलेबस जो आप चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक। तो वैल्यू करना चाहिए बच्चे की कल्चरल नॉलेज को। तो आप देख रहे हैं, आप दिवाली भी मनाएं, ईद भी मनाएं, व्हाटएवर, मतलब स्कूल में सब कुछ होना चाहिए। ट्रू है ये बात। रीजन क्या है? सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज फैसिलिटेट्स लर्निंग। यानी यदि आप बच्चे को उसकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में सहायता कर रहे हैं, आप उसको ये नहीं कह रहे कि अरे तुम्हारे यहाँ ये भाषा बोलते हैं, तुम ये उर्दू का शब्द यूज नहीं कर सकते हो क्लास में, तो वो गलत है। अगर आप जो भी सांस्कृतिक पहचान वो घर से लेके आया है, तो लेके आने दो, उस बात को आपको सपोर्ट करना है। तो रीजन सही हो गया। तो
क्योंकि कल्चर इंपॉर्टेंट है ना बच्चे के लिए, जो भी भाषा वो बोलता है वो भी महत्वपूर्ण है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज ऑल्सो ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर है 26, देखिएगा क्या कहता है। 26वां सवाल फटाफट से बताएंगे। स्टेटमेंट क्या है? चाइल्डहुड इज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, अलग अलग तरीके से आ चुका है। जब पहली बार आया था लोगों ने इसको गलत बता दिया था, है ना, महान महान टीचर्स जो स्वयं में मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड, ठीक। तो चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स, यानी बचपन का अनुभव, ये 2019 में पहली बार आया था, मैं बताती हूं आपको। बचपन का अनुभव विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों द्वारा अलग अलग तरीके से किया जाता है ना। आजकल ये भी कल्चर है यूट्यूब पे कि जो रिसेंटली भी शुरू करते हैं पढ़ाना, वो भी कहते हैं हम बहुत सालों से कर रहे हैं डिस्कशन। एग्जैक्टली आपको ईयर बता दिया मैंने कि 2019 में ये आया था, है ना। और यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगा आपको आंसर की, जब हमने बनाई थी। तो अ चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स। बात में वजन आता है ना, अगर कोई कह दे बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। तो बचपन का अनुभव विभिन्न संस्कृतियों, तो हम तो सच में ही पढ़ा रहे हैं तो कह ही देते हैं एक बार। देखो एक बार, बचपन का अनुभव विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों द्वारा अलग अलग तरीके से किया जाता है, यानी बचपन डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट कल्चर के बच्चों के लिए। बात सही है नहीं है? सही है। रीजन क्या है इसका? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। अब ये बात भी सही है, लेकिन हां, लेकिन दो अलग अलग बातें हैं ये, दो अलग अलग बातें हैं ये भी सही है, ये भी सही है, अलग अलग बातें हैं लेकिन। तो चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स, यानी बचपन का जो अनुभव है, बाल्यावस्था, एक 2 से 12 वर्ष का जो टाइम पीरियड जिसको हम कह रहे हैं। एक बच्चा जो एक समृद्ध परिवार से आता है, जैसे सुबह ड्राइवर जो है स्कूल छोड़ के आता है, घर पे दूध खाना पानी जरूरत पड़े तो ट्यूशन लग जाता है, सब कुछ सेट है। दूसरा बच्चा है जो 8 साल का है, वो भी, लेकिन वो सड़क पे गुब्बारे बेचने पड़ रहे हैं उसको, बलून्स बेचता है, खुद से बस में चढ़ जाता है दौड़ते हुए, है ना। तो उसका बचपन इसका बचपन बिल्कुल अलग हो गए। तो चाइल्डहुड कोई सबके लिए सेम नहीं हो गया। ये कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट जो समकालीन सिद्धांतकार हैं वो ये मानते हैं कि बचपन सबके लिए अलग है, सेम नहीं है। चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स। भारत में अलग तरह से बचपन एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चा, अमेरिका में अलग तरह से कर रहा है, लेकिन स्टेज सेम है। जो एज वाइज हमने तोड़ा हुआ है वो सेम है सबके लिए, उसमें भी खैर डिबेट है, बट एक्सपीरियंस डिफरेंट है ना डिफरेंट बच्चों का। तो चाइल्डहुड सबके लिए सेम नहीं है, एक सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हो गया। ये बात सही है। रीजन क्या दिया इसका? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, यानी बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है, दुनिया भर में एक जैसा होता है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? दोनों सही है और आर सही एक्सप्लेनेशन है। नहीं, दोनों तो सही हो ही नहीं सकते। नहीं, एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस, हाँ हो सकते हैं दोनों सही, बट ये एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट नहीं है। आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, यानी बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ये गलत ही होगा भाई अपने आप में, क्योंकि स्टेजेस तो सार्वभौमिक है, स्टेजेस तो सबके लिए सेम है, और वो स्टेजेस पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पूछा हुआ है। स्टेजेस भी कई बार सबके लिए सेम नहीं होती, तो स्टेजेस या पैटर्न सेम है बट पूरी दुनिया के लिए एक जैसा नहीं है। तो ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, हमें इसी के साथ जाना पड़ेगा, है ना, कि स्टेजेस तो सेम है लेकिन बचपन सबके लिए सेम नहीं है, ये यहां पे कहा जा रहा है, नॉट यूनिवर्सल। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखना और बताना कि ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट से 27 देखो। असर्शन क्या है? लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। बच्चे जो पहले से प्रीवियस नॉलेज है उस पर नया जोड़ते हैं ज्ञान, सही है। रीजन क्या है? फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेजेस विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर्स टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुली। अगर पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया जाए, जो आपको आता है उससे जोड़ करके नया पढ़ाया जाए, तो ये अर्थपूर्ण अधिगम होगा, मीनिंगफुल होगा, आपकी नॉलेज से कनेक्टेड है, रटना नहीं पड़ेगा। दोनों बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है कि क्यों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मीनिंगफुल अधिगम होगा, इसलिए प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहना चाहता है फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है ये भी। देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, यानी कोई एक वस्तुनिष्ठ ढंग से दिन नहीं है कोई कि अच्छा आज 2 साल का हो गया तो अब चाइल्डहुड में या मिडिल चाइल्डहुड में एंटर कर ही गया, अब सारे बच्चे एक तरह से बिहेव करेंगे। ये बात सत्य है। देखिए स्टेज हमने आइडिया के लिए बना दी है कि 2 से 12 चाइल्डहुड है ना, और इसमें भी हम कह रहे हैं 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष जो है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड है, फिर लेटर चाइल्डहुड है या मिडिल चाइल्डहुड जिसको आप कह रहे हो 6 से 12 वर्ष। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा 6 साल का जिस दिन हुआ तो ये काम उसके अंदर लॉजिक आ ही गया। किसी में हो सकता है 10 दिन पहले आ जाए या कुछ टाइम पहले आ जाए, किसी में कुछ टाइम बाद आए।
तो ये स्टेजेस हमने अपनी सहूलियत के लिए तो बांटी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टेजेस बिल्कुल एक एक मूवमेंट के लिए फिक्स हो गए, डिफाइन कर दिया जैसे ही 6 साल पे आए तो आपका चाइल्डहुड। तो ये बात सही है, क्योंकि चाइल्डहुड फिक्स नहीं है, अभी हमने पढ़ा था। रीजन क्या है इसका? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। विकास, देखो जो लोग ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब अब यहां पे हमें एक डिबेट पे जाना पड़ेगा। पियाजे और वाइगॉस्की भी यहां पे हम वापस से लेकर के आएंगे। आज ज्यादातर क्वेश्चंस नए किए हमने, कुछ क्वेश्चंस को मैंने डाला है जो एकदम आ चुके हैं बार बार। ये पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, ड्राइंग को माफ कीजिएगा, आपको पता ही है कितनी अच्छी है ना। देखिएगा, तो ये 4 स्टेजेस हैं पियाजे की। SPCF, बहुत ही बढ़िया। SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, है ना। ये स्टेजेस में टूट करके चल रहा है विकास। ये एक बेसिकली एग्जाम्पल है कि विकास डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ये एक डिबेट है मनोविज्ञान में, चाइल्ड डेवलपमेंट में ये एक डिबेट है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, डेवलपमेंट निरंतर है कि अनिरंतर है। तो जो भी ये कह रहा है स्टेजेस में टूट के चलेगा, वो कहेगा डिसकॉन्टिन्यूअस है ना। कि अब ये आपकी चाइल्डहुड हो गई, फिर मिडिल चाइल्डहुड हो गई, ये हो गया एडोलेसेंस, फिर एडल्टहुड आ गया, ये स्टेजेस हैं। दूसरी तरफ जो एक और विचारधारा है वो कहती है विकास क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। इसमें एज मैटर नहीं करे कि 6 साल के हो गए तो अब बिल्कुल एक डिफाइनेबल मूवमेंट नहीं है कि इस दिन विकास की स्टेज बदल गई। तो ये अपने आप में वर्सेस की डिबेट है, यानी बनाम सततता बनाम असततता, या निरंतरता बनाम अनिरंतरता, डिसकॉन्टिन्यूटी वर्सेस कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। ये डिबेट है, एंडलेस डिबेट है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मानेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है, ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, और कुछ मानेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। पियाजे मानते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है विकास, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस की बात की है कि स्टेजेस में टूट टूट के चल रहा है, इस स्टेज में ये आएगा, उस स्टेज में ये आएगा। जबकि वाइगॉत्स्की मान रहे हैं कि विकास जो है वो कॉन्टिन्यूअस है ना, सतत है विकास। ठीक, क्या है? सतत है, कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं है। इसलिए वाइगॉत्स्की की थ्योरी में आप देखेंगे स्टेज नहीं है, वो लैंग्वेज के टाइप्स में उन्होंने बात की, अदरवाइज कोई स्टेज नहीं है। ठीक, तो डिफाइनेबल मूवमेंट नहीं है कोई एक। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस वाले लोग हैं जो कहेंगे डिफाइनेबल है मूवमेंट, लेकिन कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी की जो बात करेंगे विकास में, वो कहेंगे कोई एक पर्टिकुलर दिन नहीं है जिस दिन आपका चाइल्डहुड और ये सब चेंज हो जा रहा हो। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि विकास रुक जाएगा एक टाइम के बाद, ये नहीं कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस वाले या पियाजे, ये नहीं कह रहे हैं विकास रुक जाएगा। यहां पे बात हो रही है स्टेजेस में टूट के चलता है, डिफाइनेबल मूवमेंट्स में चलता है। तो ये 2 अलग बातें हैं। तो डिफाइनेबल मूवमेंट जहां पे ठीक है, देयर इज, हाँ ठीक है कि कोई डिफाइनेबल मूवमेंट नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है। तो ऐसा नहीं कि मिडिल चाइल्डहुड में आज के दिन आ गया और कल किसी और में कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि दोनों ही बातें सही है। जो अगर यहां पे कहा जाता कि डिसकॉन्टिन्यूअस है तो ये अलग बात हो जाती, वो अलग हो जाती फिर। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा और बताइएगा फटाफट से कि क्या जवाब इसका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, असर्शन है यहाँ पे, इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स सच एज टीचर्स एंड पीयर्स कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर्स डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। अगर एम के वो मोर नॉलेजेबल अदर, वाइगॉत्स्की को याद कीजिए, मदद करेगा तो बेहतर सीखेगा बच्चा। आसान बात है, सही है। रीजन क्या है? सोशल इंटरेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यानी जब आप समाज में इंटरेक्ट करते हैं, ग्रुप में सीखते हैं, टीचर की हेल्प लेते हैं, तो ये एक बेहतर तरीका है, जैसे हम अभी कर रहे हैं, ये सोशल इंटरेक्शन है। वाइगॉत्स्की की थियरी सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है, जो दिमाग के विकास की बात कर रहा है, वो इसी की बात करेगा। दोनों ही बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 31 सवाल हैं आज और ये काफी लेंदी हो जाते हैं। ये वाले क्वेश्चंस आपका टाइम ज्यादा लेते हैं पेपर में, इसलिए आपकी प्रैक्टिस रीडिंग की इनफ होनी चाहिए कि आप जल्दी पढ़ के निपटा पाएं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, असर्शन क्या है? टीचर्स शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। यानी ऐसा माहौल टीचर्स को बनाना चाहिए जहां सभी बच्चे सक्रिय होकर के भागीदारी हो उनकी अधिगम में, सीखने में। बच्चा एक्टिव है, बात खत्म। रीजन क्या है? रीजन है ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। कि बच्चे, सभी बच्चे जो हैं वो आंतरिक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं और सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यही बात मैं आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बताती हूँ कि 3 चीजें होती हैं बाल केंद्रित शिक्षा, जिनको मानती है 3 मुख्य प्रिंसिपल्स हैं कि हर एक बच्चे में एबिलिटी टू लर्न है, जन्म के साथ सीखने की क्षमता के साथ वो पैदा होता है। आपको देखना है कि आप उसको कैसे सिखाएंगे, कौन से मेथड से सिखाएंगे। दूसरा, क्यूरियस है बच्चा बाय नेचर, यानी जिज्ञासु है बाय नेचर। क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने की इच्छा है। आप ही उसके क्वेश्चन को मार देते हैं कि नहीं ये क्या हर टाइम क्वेश्चन पूछते रहते हो, है ना। और बाय नेचर क्रिएटिव क्षमता के साथ पैदा होता है, रचनात्मकता के साथ, कुछ नया करने के साथ। हम ही उसकी रचनात्मकता मारते हैं दुनिया में कि अच्छा दीवारों पे पेन क्यों चला दिया, अच्छा ये क्यों कर दिया। तो रचनात्मकता के साथ भी वो पैदा हो रहा है। तो ये 3 चीजें हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मानता ही है। तो मीनिंगफुल एनवायरमेंट हो जाएगा क्योंकि हर एक बच्चा मोटिवेटेड है इंट्रिंसिकली सीखने के लिए। कहना क्या चाहता है कवि, फिर से समझ लेते हैं।
ए है शिक्षकों को एक सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जो सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और जुड़ाव की मांग करता हो, ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां बच्चा बिलोंग फील करे, एक्टिव हो, सक्रिय हो। सही है। इसका रीजन क्या दिया है? सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, ये हम मान रहे हैं। यदि तो हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे क्योंकि हर बच्चे के लिए होगा वो, फिर तो दोनों ही बातें यहां सही है। ये एक्सप्लेनेशन भी सही ही हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं ये बात कि हर बच्चा मोटिवेटेड है, वो सीख पाएगा यदि आपने एनवायरनमेंट सही दिया तो। आगे बढ़ेंगे। बच्चे की गलती नहीं, आपको बच्चे में गलती, इसीलिए पूरी पेडागोजी में हम बच्चे में कमियां नहीं निकालते। जो बच्चा लेके आ रहा है घर से या अपने साथ, वो सब अच्छा है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि वो बाय डिफॉल्ट क्रिएटिव है, क्यूरियस है और सीखने की क्षमता यानी एबिलिटी टू लर्न के साथ पैदा होता है। ठीक, इसको सीसीएल से भी याद रख सकते हो, है ना। सीसीएल से कैसे रखोगे? क्यूरियस है यानी जिज्ञासु है, क्रिएटिविटी की क्षमता के साथ और एबिलिटी टू लर्न के साथ जन्म लेता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बताती है। सिंपल शॉर्ट फंडा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा क्या है। असर्शन क्या कहता है? एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल्स, ये आया हुआ क्वेश्चन है बस, हाँ एग्जैक्ट सेम तरीके से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, और रिसेंटली ही पूछा हुआ है। फटाफट से बताना अभिकथन क्या है और रीजन क्या है। इसका तो जवाब आप खुद ही दे देना, चाहे तो होमवर्क में रख लो, कमेंट में बता देना बाद में। चलो मैं बता देती हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अभिकथन क्या है? बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां खिलौनों के रूप में गुड़िया चुनती हैं, जबकि लड़के कारों से खेलना पसंद करते हैं। यानी जो गर्ल्स हैं दे प्रेफर डॉल्स एज टॉयज वाइल बॉयज प्रेफर टू प्ले विद कार्स। ऐसा होता है, सत्य घटना पे आधारित बात है। हाँ ये बात ट्रू है। अभी हमारी एक लर्नर हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हैं, और वो अभी बता रही थी कि उनके बर्थडे पे उन्होंने बच्चों को पेन गिफ्ट किए, तो जो लड़के थे वो ब्लू पेन लेना पसंद कर रहे थे या मांग रहे थे, और लड़कियां पिंक। अगर वो लड़कों को पिंक दे रही थी तो लड़कों को ज्यादा समस्या थी पिंक लेने में, तो उन्होंने हालांकि समझाया और कहा कि मैं तो पिंक ही दूंगी टाइप्स, तो वो मान गए बच्चे। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ऐसा होता है, आप देखेंगे क्यों हो रहा है। रीजन देखते हैं इसका। चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और अ गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट्स एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। यानी बच्चे जो ये इंफॉर्मेशन है कहां से सीखा उन्होंने, ये दिमाग में सूचना आई कहां से कि ब्लू है तो लड़के के लिए है और पिंक है तो लड़की के लिए, मैं नहीं लूंगा ब्लू, है ना। ये कहां से आया? ये जो ऑर्गेनाइज किया इन्फॉर्मेशन, दिमाग में जो बिठाई है, ये जो संगठित की है, स्कीमा जो बना है, ये प्याजे की माने तो ये कहां से बना है? आपके कल्चर से बना है, संस्कृति में कहीं तो मम्मी पापा टीवी कहीं से तो देखा ही है उन्होंने। तो ये इसका रीजन ये है। तो उनसे जो एक्सपेक्टेशन है फॉर अ बॉय और अ गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट्स एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। अगर भारत में सर्टेन तरीके से लोग एक्सपेक्ट करते हैं लड़कों के कपड़े पहनने और बाहर कहीं और, है ना, क्यों हम रणवीर सिंह का मजाक उड़ा रहे हैं कि वो स्कर्ट पहन ले रहे हैं? मतलब मैं नहीं, पूरा एज अ कल्चर हम बहुत बार इस तरह की चीजें करते हुए पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर ये एक्सपेक्ट करता है कि लड़के सर्टेन तरह के कपड़े पहने, लड़कियां सर्टेन तरह की चीजें करें, है ना। लड़की है तो बाइक क्यों चला रही है? तो ये क्या हुआ? ये आपका कल्चरल एक्सपेक्टेशन है, जेंडर से जोड़ दिया। जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बनाया है, कोई ऐसा लिखा नहीं है कि मेल ये काम करेंगे फीमेल ये काम करेंगे। तो रीजन सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, गलत नहीं है ये, लेकिन इसका रीजन क्या है? ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि कल्चर में ये एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है, जिसको हमें धीरे धीरे बदलना है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आउट ऑफ 31 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए कृपया करके आप कमेंट्स में बता करके जाएंगे। जब आप बाद में भी देख रहे हैं तो भी बताएंगे, और कहीं कोई डाउट रह गया है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेट्स लर्न स्क्वाड 9,74,000 लोग जुड़े हुए हैं, किसी भी फेक चैनल, बढ़ ही गए होंगे अब तक, फेक चैनल से मत जुड़िएगा। 1 मिलियन लोग हम लोग वहां होने वाले हैं। टेलीग्राम पे नए जो नोट्स हैं अपडेटेड, वो भी मैं कल शेयर कर दूंगी, कल नहीं तो परसों तो पक्का एक बार प्रूफ रीड करने हैं, अपडेट हो गए हैं, फ्री नोट्स हैं वो सभी के लिए। और दूसरा, हम चैनल पे भी जल्दी ही 5 मिलियन होने वाले हैं। ये मुझे तो अब आजकल मैं देखती ही कम हूँ ये सब चीज़ें, क्लासेस ही बहुत कम हो पाती हैं, पूरे महीने में 8-10 क्लास हुई हैं आई थिंक यूट्यूब पे, मैं कल देख रही थी। तो लेकिन ये आप लोगों का एक एंथुजियाज्म है। तो आउट ऑफ 31 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। मंडे मिलेंगे सीधा, है ना। क्लासेस में कम लेती हूँ लेकिन क्वालिटी क्लासेस मिलेंगी आपको। कोशिश है अभी, खैर जब तक भी आपका पेपर है इस बार, मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल डेली क्लास हो आपकी, सुपर डुपर क्लास। धन्यवाद जी, गला बिल्कुल जा चुका है, 5 बजे से क्लासेस हो रही हैं। आज के लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। मंडे मिलते हैं, और मंडे क्या क्लास होगी वो लग जाएगी, और बस इतना ही। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बहुत सारा काम है जो मैंने 1 मंथ स्ट्रेटजी में बताया था वो सब कराऊंगी पेपर से पहले। मैराथन भी लेंगे 5 दिसंबर को। टेक केयर, बाय।